तो कैसे हैं आप लोग। मैं स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आज के इस लाइव सेशन में। तो आ जाओ, फटाफट से धूम मचाएंगे। और आज हम करने वाले हैं 2 चैप्टर्स। क्या बात है, क्या आप तैयार हो? मैं पूरी एनर्जी के साथ बैठा हूं, 2 पैरासीटामोल खा चुका हूं सुबह से, और आज आपको भी सर दर्द की दवाई खिलाकर मानूंगा। आप कहोगे कपिल सर दवाइयां साथ साथ लेनी पड़ेगी, मैं बोलूंगा जी हाँ, दोनों भाई साथ साथ दवाई लेंगे। जब मैं बीमार होकर आप लोगों के लिए लाइव आ सकता हूं, तो आप भी स्वस्थ होकर 3-4 घंटे मेरे साथ पढ़ने के लिए तैयार हो जाइएगा। क्या बात है, फटाफट से बताओ ऑडियो वीडियो क्वालिटी कैसी आ रही है, और फिर हम करेंगे आज का सेशन स्टार्ट। ये आ गई मेरे साथ लाइव चैट मेरे सामने। क्या बात है जी, फटाफट से बताओ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जिस तरह से जैसे भी आप देख रहे हो लेक्चर, फटाफट से आइएगा। और सर इतना मत करवाओ, लर्न भी तो कर ले, करने होते हैं। हाँ हाँ वीरेन, करेंगे, लर्न करेंगे। आपकी 2 दिन की छुट्टी आ रही है। आपको पता है मैं अहमदनगर आ रहा हूं, अगर कोई स्टूडेंट महाराष्ट्र से देख रहा है और अहमदनगर के आसपास रहता है, तो कल मैं ट्रेवल कर रहा हूं अहमदनगर। 13 तारीख को मेरा वहां पे ICAI में सेशन है। तो अगर आप मिलना चाहो तो आप जरूर आकर वहां पे मिल सकते हो। तो फटाफट से चलिए जी, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। बताइएगा क्या हाल चाल आप लोगों का, कैसे हो आप, कैसी हैं आपकी माता पिता? सर हमें तो लगा आप पूछ रहे हो कैसे है आपके मम्मी पापा। हाँ वही पूछ रहा हूं बच्चे, कैसे हैं आपके मम्मी पापा। पानी की बोतल लेके रखना भैया, आज जरूरत पड़ेगी आपको। आज 30-60 ml से बात नहीं बनेगी, आज आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा। ओके सर, हम लगाने के लिए तैयार हैं। रिकॉर्डिंग अपन ने चालू कर दी है। लव आर्या और बाकी सभी स्टूडेंट, कार्तिक का धन्यवाद रिमाइंड करवाने के लिए। कितने बजे तक होगी क्लास? जब तक मेरे गले में है जान। एक बच्चा कह रहा है कितने बजे तक होगी क्लास, तो मैं बता देता हूं, जब तक आपके अंदर होगी जान और मेरे अंदर होगी जान, तब तक होगी ये क्लास। मिनिमम मान के चलो 7:30 to 8 तक जाएगी। बीच बीच में हम आपको गुल्लू गुल्लू वाले ब्रेक देते रहेंगे, तो आपको चुल्लू चुल्लू भी टेंशन नहीं रखनी चाहिए। लो जी, अब आप मुझे बताओ मॉड्यूल 1 के कौन कौन से चैप्टर हैं। सर टोटल 9 चैप्टर हैं हमारे मॉड्यूल नंबर 1 में, ठीक है। कोई ICAI स्टडी मटेरियल से पढ़ रहा है तो मैं बता दूंगा साथ साथ ये ICAI स्टडी मटेरियल में कहां पर कवर्ड है। तो चैप्टर नंबर 2 हमारा हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। 6 आपको पता होगा, हम ऑलरेडी बैकअप में डाल चुके हैं। जो सिर्फ लाइव देख रहे हैं उनके लिए मैं ये बाद में लाइव प्ले कर देंगे। जो स्टूडेंट सिर्फ लाइव देख रहे हैं उनके लिए चैप्टर लाइव प्ले कर दिया जाएगा। बाकी सब बच्चों के लिए ऑलरेडी ये हम गूगल ड्राइव पे डाल चुके हैं। तो आज का जो टारगेट है वो सुनो क्या है। आज का टारगेट है कि चैप्टर 9 को निपटाएंगे, ठीक है जी, इसको ओवर करेंगे। लेकिन इसके 2 से 3 स्टैंडर्ड ऐसे हैं जो मेरे को दूसरे स्टैंडर्ड के साथ पढ़ाने हैं। जैसे कि इसके अंदर आपको एक essay 450 में आपको करवाऊंगा, जो कि हम आपको करवाएंगे essay 320 के साथ। चैप्टर नंबर 3 के अंदर कवर्ड है वो। तो ऐसे 1 या 2 या 3 स्टैंडर्ड है जो मैं आपको दूसरे टॉपिक्स के साथ करवाऊंगा। उसको छोड़कर बाकी ये चैप्टर हमारा पूरा करने का आज का टारगेट है। इतना ही नहीं, essay चैप्टर नंबर 1 के अंदर आपके 2 स्टैंडर्ड आते हैं, essay नंबर 210 और essay नंबर 220। इस लेक्चर के अंदर ये 2 स्टैंडर्ड भी हम कवर करेंगे। उसके बाद आपका रहेगा हॉलीडे 2 दिन का, लेकिन उसमें भी मैं आपको होमवर्क देके जा रहा हूं। जो चैप्टर 1 के बैलेंस कंसेप्ट होंगे, जो चैप्टर 1 के बैलेंस कंसेप्ट होंगे, उसका आपको मिलेगा एक लेक्चर, ठीक है। तो वो लेक्चर मैं आपके लिए ड्राइव पे भी डालूंगा, जो बच्चे देख रहे हैं, प्लस जो लाइव देख रहे हैं उनको भी बता देता हूं कहां से करना है। जो YouTube पे रिवीजन वीडियो की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, YouTube पे जो रिवीजन वीडियो की प्लेलिस्ट है, उसमें चैप्टर 1 का लेक्चर आपने देखना है। अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे का है वो लेक्चर, आपने देखना है। वहां पे ऐसे 210 220 कवर नहीं होगा, वो वहां से करना है। तो बच्चे जो सिर्फ लाइव देख रहे हैं उनको भी बता दिया, ये आज हम करेंगे। और ये पूरा चैप्टर 9th चैप्टर आज हम करने वाले हैं। तो आज की क्लास के बाद अगर जैसा मैंने प्लान किया है उतना हम खींच पाए बढ़िया तरीके से, तो हमारा चैप्टर 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 4 5 को छोड़ दो, 6 7 8 9 ऑल चैप्टर्स डन। और फिर उसके बाद 2 दिन के बाद हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 4 5, जिसमें मुझे लगता है हमें 3 to 4 डेज लगेंगे। 3 to 4 डेज हमें यहां पे लगेंगे। एंड आफ्टर दैट विल स्टार्ट मॉड्यूल नंबर 2, जिसका ऑलरेडी मैं ऑडिट रिपोर्ट आपको करवा चुका हूं। तो 4 से 5 दिन मुझे वहां लगेंगे। तो अगले 9 से 10 दिन के अंदर 9 to 10 लेक्चर में हम पूरा CA इंटर ऑडिट का सिलेबस बेहतरीन तरीके से कर लेंगे। और साथ ही साथ आप क्वेश्चन बैंक तो कर ही रहे हैं।
सर पहली बार ऐसा हुआ है, राघव बोल रहे किसी थियोरेटिकल सब्जेक्ट में मुझे नींद नहीं आ रही, दैट इज ऑडिट। बेटा क्या करें, आप गोद में ऐसी लेटे हो कि सोने ही नहीं देंगे, आपका मन करेगा कि जगे रहें, जागते रहें, नहीं तो कुछ मिस हो जाएगा। तो हम आपका मिस कुछ नहीं होने देंगे, हम किसमिस किसमिस लगा के रखेंगे आपके लिए। ओके सर, नोटी हो रहे हो आप? अरे भैया आप भी तो नोटी नोटी बातें कर रहे हो। सर नींद नहीं आ रही, सोने थोड़ी ना देंगे तुम्हें यहाँ पे। आ जाओ जी, आ जाओ फटाफट से। एक लगाएंगे 60 ml, पानी पीजिएगा सही बच्चे। आपको पानी मैं भी याद दिलवाता रहूंगा, आप भी याद दिलवाते रहिएगा। सर कितनी देर में पानी पीना चाहिए जनरली? अगर मैं एक स्टूडेंट हूं, पढ़ाई कर रहा हूं, तो मुझे कितनी देर में पानी पीना चाहिए? बेटा तकरीबन आपको ना 1 लीटर की बोतल अपने सीने से बांध कर रखनी चाहिए, ठीक है। हमेशा इसको यहां पे ऐसे सीने से चिपका कर रखना चाहिए। और अपना एक अलार्म लगा लो, अगर आप पानी कम पीते हो तो एक अलार्म लगा लो हर 1 घंटे का। हर 1 घंटे में आपको ऐसे 2 ग्लास खत्म करने हैं, तो आधे घंटे में एक पीता रहिएगा। एक सेकेंड, एक फोन उठा रहा। तो 60 ml जब लगाओ तो कोई कंजूसी मत करना कि नाप के ही लेना है 60 ml, नहीं तो नशा ज्यादा हो जाएगा। आप आराम से अपने हिसाब से पी सकते हो। तो ये था अपना 60 ml, ठीक है। आप भी ले लो। अब ऐसे कर लो बाजू ऊपर और आ जाओ। लो जी भाई, आज मैं आपकी शुरुआत करवाने वाला हूं, आसान स्टैंडर्ड से करवाते हैं। ये फालतू के कंसेप्ट जो थियोरेटिकल कंसेप्ट है आखिरी में रीड करेंगे। सबसे पहले एक बढ़िया स्टैंडर्ड उठाते हैं, कोई 299 उठाएं। ऐसे 299 उठा लें क्या? हाँ सर ऐसे 299 उठा लो, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। ये ऐसे 250 हटा दो, ये आपको नहीं करना, ठीक है सर, हटा दिया। उसके बाद जो सबसे बढ़िया स्टैंडर्ड मैं आपको करवाऊंगा दैट इज एसए नंबर 299। कोई नाम बताएगा क्या है एसए 299 का? सर मैं बताऊंगा। बता मेरे बच्चे क्या नाम है? सर एसए 299 का नाम है ज्वाइंट ऑडिट। एसए 299 का क्या नाम है? सर एसए 299 का नाम है ज्वाइंट ऑडिट। जब एक कंपनी का ऑडिट एक से ज्यादा ऑडिटर मिलकर करते हैं तो एसए 299 को फॉलो करना पड़ता है, जिसका नाम और नंबर है ज्वाइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक एग्जाम्पल समझिएगा, और जिन बच्चों को बिल्कुल भी कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं है वो मुझे क्लैरिफाई कीजिएगा। देखिए, एक कंपनी है रिलायंस, ठीक है। हाँ जी सर, इस कंपनी का ऑडिटर, 2 ऑडिटर मिलकर कर रहे हैं, एक तो केपीएमजी और एक ईएनवाई। ये मेरा केस नंबर 1 है। केस नंबर 2, एक कंपनी है रिलायंस, इसकी एक सब्सिडरी है जियो, जो कि अपने आप में एक अलग कंपनी है, इसकी सब्सी है। रिलायंस का ऑडिट किया जा रहा है केपीएमजी के द्वारा, और जो जियो का ऑडिट है वो किया जा रहा है ईएनवाई के द्वारा। तो आप मुझे ये बताइएगा कि केपीएमजी एंड ईवाई जब रिलायंस इंडस्ट्रीज का ऑडिट कर रही है तब कौन सा स्टैंडर्ड लगेगा, और जब रिलायंस का ऑडिट केपीएमजी कर रही है और सब्सिडरी जियो का ऑडिट ईएनवाई कर रही है तब कौन सा स्टैंडर्ड लगेगा? सबसे पहले तो आप ये बता दो, बताइएगा। हाँ जी बेटा, 250 नहीं है, जल्दी बताओ। सर जब रिलायंस का ऑडिट 2 सीए फर्म मिलकर कर रही है तो यहां पे एसए 299 लगेगा, दैट इज ज्वाइंट ऑडिट। और जब मेन एंटिटी का ऑडिट केपीएमजी कर रही है और उसकी सब्सिडरी का ऑडिट ईएनवाई कर रही है तो इसे बोलते हैं अदर ऑडिटर। इसे क्या बोलते हैं? अदर ऑडिटर। इसे ज्वाइंट ऑडिटर नहीं बोलते, इसे बोलते हैं अदर ऑडिटर। और इस केस में कौन सा एसए लगेगा बच्चे? इस केस में लगेगा एसए नंबर 600। एसए नंबर 600। एक और केस सुन लो, कुछ बच्चे डाउट में रहते हैं। जब रिलायंस का जो ऑडिटर है केपीएमजी, वो रिलायंस के ही, ये स्टैट ऑडिटर है, वो रिलायंस के ही इंटरनल ऑडिटर है, मान लो ईएनवाई, और मैं इनके काम को रेफर करता हूं, मैं इनके वर्क को रेफर करता हूं या इनकी डायरेक्ट असिस्टेंस लेता हूं, तो कौन सा स्टैंडर्ड लगता है? तो स्टैंडर्ड लगता है एसए नंबर 610। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा ये बात। और एक और बात, अगर मान लो रिलायंस के जो ऑडिटर हैं केपीएमजी, अगर मैं ऑडिटर किसी एक्सपर्ट को हायर करते हैं, कौन? ऑडिटर, तो बताओ कौन सा स्टैंडर्ड लगेगा? सर तब लगेगा एसए नंबर 620। और अगर
रिलायंस के जो ऑडिटर हैं केपीएमजी, वो रिलायंस के द्वारा हायर किए हुए एक्सपर्ट का काम यूज करते हैं। अगर वो रिलायंस के एक्सपर्ट का काम यूज करते हैं तो बताओ कौन सा एसए लगेगा? सर यहां लगेगा एसए 500 ऑडिट एविडेंस। ये आई होप बेसिक कंसेप्ट आपके सारे क्लियर है, किस सिचुएशन में कौन सा स्टैंडर्ड लगाया जाता है। कहीं गलत ना लगा देना, दिक्कत हो जाएगी नहीं तो। बेटा एसए 520 एनालिटिकल प्रोसीजर का है, सनी चौधरी। तो ये आपके कंसेप्ट आई होप क्लियर होंगे। ये सारे कंसेप्ट की मैंने एक लिंकेज आपको बता के दे दिए कब क्या लगता है, ताकि आप एग्जाम में कोई गलती ना करें, कोई गलत स्टैंडर्ड ना लगाएं। नाउ विल टॉक अबाउट एसए नंबर 299 ज्वाइंट ऑडिट। ठीक है, जहां पे एक कंपनी का ऑडिट एक से ज्यादा ऑडिटर मिलकर कर रहे हैं। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि एक कंपनी का ऑडिट एक से ज्यादा ऑडिटर मिलकर क्यों करेंगे, क्या रिक्वायरमेंट है, बताओ जरा, फायदा क्या होगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जो बच्चे रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं वो भी सोचो कि एक कंपनी का ऑडिट एक से ज्यादा ऑडिटर क्यों करेंगे। सर इसके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और इंडस्ट्री को ऐसा लगता है, रिलायंस इंडस्ट्री को ऐसा लगता है कि अगर मैं एक ऑडिटर को अपना ऑडिट दूंगा ना तो वो मेरा ऑडिट टाइमली कंप्लीट नहीं कर पाएगा, रिसोर्स इतने नहीं होंगे, क्योंकि हमारी कंपनी बहुत बड़ी है। तो वो क्या करते हैं, काम को डिवाइड करने के लिए 2 3 4 5 6 10 50 ऑडिटर रख सकते हैं ताकि काम को टाइमली कंप्लीट किया जा सके। दूसरा, सर एक ऑडिटर ऐसा हो सकता है कि डेफिनेटली यू आर ऑडिटर, यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपके अंदर कैपेबिलिटीज हैं, बट ऐसा हो सकता है कि कैपेबल ना हो हमारी एंटिटी को संभालने के लिए। तो हम रिसोर्स भी, दूसरे ऑडिटर भी आए, ज्ञान एक दूसरे की हेल्प हो जाए उसके लिए भी लेकर आते हैं। तीसरा सर, लॉ एंड रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट हो सकती है। सर ऐसा भी हो सकता है? जी हां, बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर लॉ एंड रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट है, इंश्योरेंस कंपनी के अंदर लॉ एंड रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट है कि ज्वाइंट ऑडिट वगैरह आपको करवाना पड़ता है। नॉलेज शेयरिंग, वर्कलोड रिड्यूस हो जाता है, अनमोल जैन बता रहे हैं, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। बहुत सारे इसके फायदे हैं जहां पे एक ऑडिटर दूसरे ऑडिटर के साथ मिलकर काम करता है। दूसरा क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से। अब आप मुझे यह बताइएगा, आपको पता है कि एक ऑडिट जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट जो है वो 3 स्टेप्स में आप लोग डिवाइड करते हो, पता है ना आप लोगों को? हाँ जी सर पता है। पहला स्टेप कौन सा होता है? सर पहला स्टेप होता है क्लाइंट एक्सेप्टेंस और प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी। वो दोनों ऑडिटर ने अलग अलग कर ली होगी, तभी वो एक्सेप्ट करके ज्वाइंट ऑडिट बने हैं। तो एक्सेप्टेंस के बाद वाले पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे। सर पहला होता है रैप, जिसके अंदर हम रोमम निकालते हैं। रोमम कैसे निकलेगा सर? आईआर और सीआर की अंडरस्टैंडिंग लेंगे, एंटिटी एनवायरनमेंट को समझेंगे और रिस्क एसेस करेंगे। ठीक है, रोमम बेटा कितने लेवल पे निकला था सर? 2 लेवल पे निकला था, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे और एक अजर्शन लेवल पे। ठीक है जी, हाँ सर बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात क्या थी सर? दूसरी बात हमने क्या किया था, सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर लगाए थे, एसएपी सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर लगाए थे, या आप एनालिटिकल भी लगा सकते हो। दोनों तरह के ऑडिट प्रोसीजर्स लगाए थे। क्यों लगाए थे? सो दैट वी कैन ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, व्हाई? टू फ्रेम एन ओपिनियन। एग्जीक्यूशन स्टेज। तीसरे नंबर पे आप लोगों ने क्या किया सर? तीसरे नंबर पे हमने एक रिपोर्ट बना के दी, जो मैंने अपनी ओपिनियन को इसके अंदर डाल दिया, जो भी ओपिनियन हम लोगों ने फ्रेम की है। अब बेटा आप एक बात बताना, इस केस में आप क्या करोगे जब आप 2 ऑडिटर मिलकर ऑडिट कर रहे हैं? मतलब आप लोगों को रोमम भी निकालना है, आप लोगों को ऑडिट प्रोसीजर भी लगाने हैं, आप लोगों को रिपोर्ट भी बना के देनी है। तो तीनों काम में कुछ दिक्कतें आएंगी। पहले ही काम पे बताओ क्या दिक्कत आएगी सर? पहले काम पे ये दिक्कत आएगी, स्टेप नंबर 1 पे ये दिक्कत आएगी कि वर्क को एलोकेट कैसे किया जाए। जहां पे 2 या 2 से ज्यादा ऑडिटर है तो काम कैसे डिवाइड करोगे? ये सबसे बड़ा एक चैलेंजिंग स्टेप हो गया हमारे लिए, काम कैसे डिवाइड करें। तो आप मुझे बताइए काम कैसे डिवाइड हो सकता है, सोचकर कमेंट करो। सर देखिए मैं बताता हूं आपको, अगर मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, ठीक है, रिलायंस का एग्जाम्पल लेते हैं, जिसकी 50 सब्सिडरीज भी हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं, अगर हम 2 ऑडिटर हैं तो मैं ये बोल दूंगा भाई एक काम कर, 25 सब्सिडी का ऑडिट पूरा तू कर ले, 25 का मैं कर लेता हूं। मैंने कहा यार ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ना ई फॉर बट, ना लेना देना, अपना पूरा अलग अलग कंपनियों का ऑडिट कर लेंगे, आखिरी में कंसोलिडेट कर लेंगे। लेकिन सर अगर इस तरह से सब्सिडरीज नहीं है तो क्या करेंगे? तो ऐसा हो सकता है कि एक काम करो, एसेट्स का ऑडिट आप कर लो, बैलेंस शीट का ऑडिट आप कर लो, P&L का ऑडिट मैं कर लेता हूं, ऐसा भी हो सकता है। और सर ऐसा भी नहीं करना तो हम एरिया डिवाइड कर लेंगे कि भाई साहब PP&E का ऑडिट आप कर लो, इन्वेंट्री का ऑडिट मैं कर लूंगा।
डेटर का ऑडिट आप कर लो, क्रेडिटर का ऑडिट मैं कर लूंगा। अब सोचो जो डेटर का ऑडिट कर रहा है वो सेल्स का करेगा, ईमानदारी से बात बनती है ना, और जो क्रेडिटर का ऑडिट कर रहा है वो परचेज का करेगा। तो बेसिकली आप कंपोनेंट वाइज भी डिवाइड कर सकते हो, फाइनेंशियल के कैप्शन वाइज भी डिवाइड कर सकते हो, आइटम वाइज भी डिवाइड कर सकते हो। आप अपने काम को डिवाइड कर लो जैसे आपको सही लगे। लेकिन कुछ इश्यूज यहां पे भी आएंगे कि कपिल सर कुछ ऐसी चीजें होती है जो कंपनी लेवल पे होती है, जैसे कि स्ट्रैटेजी बनाना, हाँ या ना, जैसे कि टाइमलाइंस को डिसाइड करना क्लाइंट के साथ कि कब आपको ऑडिट रिपोर्ट चाहिए, जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का रिस्क निकालना, मटीरियलिटी निकालना। ये थोड़ी ना अलग अलग होगी कि भाई साहब आप अपना रिस्क अलग निकाल लो, हम अपना अलग निकाल लेते हैं, मैंने हाई रखा है आपने लो रखा है, कर लो अपना काम। ये थोड़ी ना ज्वाइंट ऑडिट हुआ। ज्वाइंट ऑडिट का मतलब ये है एक ही गाड़ी में बैठकर साथ चलना है, आप और मेरी हर चीज पे सहमति रहेगी। बस मैंने आपको बोल दिया कि थोड़ी देर गाड़ी आप चलाओगे, थोड़ी देर मैं चलाऊंगा, उसमें दो स्टीयरिंग नहीं है, स्टीयरिंग एक ही है। तो इसका मतलब अपने को एग्रीमेंट लेके भी चलना पड़ेगा, एग्री होकर भी चलना पड़ेगा। तो जो इस तरह के मैटर होते हैं, रोमम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लेवल, रिस्क, मटेरियलिटी, ये सब हम ज्वाइंटली कैलकुलेट करते हैं, ज्वाइंट ऑडिटर, और उस पर एग्री करते हैं। एक बात बताओ, एक और बात बताओ, जो काम हमने डिवाइड किया है, ध्यान से सुनिएगा, जो काम हमने डिवाइड किया है, क्या वो कहीं पे रिटर्न में होना चाहिए? क्या उसका कोई साइन वाइन होना चाहिए या वर्बल चलेगा? सोचकर बताओ। सर डेफिनेटली ये डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। अगर डॉक्यूमेंटेड नहीं हुआ तो मान लो किसी दूसरे ऑडिटर ने अपना काम सही तरीके से नहीं किया और बाद में कोई मिसमैनेजमेंट मिलता है, कोई ऑडिट प्रोसीजर नहीं लगे, तो दोनों ऑडिटर को पेनल्टी लगेगी, क्योंकि पहला वाला ऑडिटर अपने आप को सेफगार्ड ही नहीं कर पाएगा। अगर डॉक्यूमेंटेड है, दोनों ने साइन किया हुआ है, इस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। अगर ये ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट साइंड है, तो ऐसे काम में अगर कल को कोई दिक्कत आती है जो ऑलरेडी एक ऑडिटर को एलोकेटेड था, तो वही रिस्पॉन्सिबल होगा, मैं उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहूंगा। क्यों? क्योंकि वो काम ऑलरेडी डिवाइडेड था और उसने साइन कर रखा था। तो लॉ एंड रेगुलेशन कहता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट पे उस चीज में रिलाय कर सकता है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सर ऐसे काम का क्या होगा जो डिवाइड नहीं हो सकता था? उसके लिए हम दोनों रिस्पॉन्सिबल रहेंगे हमेशा, ध्यान रखिएगा। क्रिश कह रहे हैं वर्क नॉट डॉक्यूमेंटेड नॉट डन। बिल्कुल सही आपने बात कही है। अगर वर्क को आपने डॉक्यूमेंट नहीं किया तो माना जाएगा, आपने नहीं किया पेनल्टी दोनों को लगेगी। तो ये आपके 2-3 बेसिक क्वेश्चन हो गए। पहला कि ज्वाइंट ऑडिट के फायदे क्या हैं, दूसरा ज्वाइंट ऑडिटर कब कब इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होंगे, कब कब ज्वाइंटली रिस्पॉन्सिबल होंगे, 3 क्वेश्चन। फोर्थ एंड लास्ट वन, मैं इजी करके समझा रहा हूं, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा स्टैंडर्ड को। फोर्थ कि अगर मान लो 3 ऑडिटर हैं या 4 ऑडिटर हैं, उन्होंने अपना अपना काम कर लिया और फाइनली सबने ओपिनियन बनाया कि भैया हम क्लाइंट को ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है भाई साहब, सब लोग अपनी एक रिपोर्ट बना दो, चारों साइन कर दो, क्लाइंट को रिपोर्ट चली जाएगी। एग्जांपल के तौर पे आप रिलायंस इंडस्ट्रीज की ऑडिट रिपोर्ट देख सकते हैं, दोनों ऑडिटर ने एक साथ साइन कर रखी है। लेकिन मानो कि 3 ऑडिटर कहते हैं यार हम तो एक काम करेंगे, क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे, और एक अकेला ऑडिटर कह रहा है मैं तो एडवर्स दूंगा। भाई तुम लोगों को लग रहा है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, मेरा जजमेंट कह रहा है मटेरियल मिसस्टेटमेंट है और परवेजिवनेस भी है, तो मैं तो भाई साहब एडवर्स ओपिनियन दूंगा, क्वालिफाइड से बात नहीं बनेगी। तो ऐसे केस में क्या होगा बताओ? ऐसे केस में क्या होगा बताओ? नहीं भाई मैंने कभी ज्वाइंट ऑडिट नहीं किया। मैंने केपीएमजी से, ईवाई से और एसएस कोठारी से, जितनी भी बड़ी कंपनीज के, इवन लिस्टेड कंपनीज के भी ऑडिट किए हैं, उसके हम इंडिविजुअल ऑडिटर ही रहे हैं। जल्दी बताओ। शशिकांत गलत जवाब दे रहे हैं, वो कह रहे हैं यहां पे प्रोफेशनल जजमेंट लगेगा। नहीं भैया। और लव आर्या भाई तुम कैसी फालतू बातें कर रहे हो, मेजॉरिटी विंस, बिल्कुल भी नहीं। यहां पे हर ऑडिटर अपनी एक सेपरेट ओपिनियन दे सकता है अगर मैं किसी के साथ एग्री ना करूं तो। इसका मतलब यह है अगर आप एग्री कर रहे हो तो ठीक है, अगर आप एग्री नहीं कर रहे हो तो 3 लोगों की ऑडिट रिपोर्ट बनेगी अलग, मेरे अकेले की रिपोर्ट बनेगी अलग। सर इससे तो जो यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो कहेगा मैं किस रिपोर्ट को मानूं किसको ना मानूं। इसीलिए दोनों की रिपोर्ट में ही एक पैराग्राफ जाएगा। क्या कोई मुझे बता सकता है कौन सा पैराग्राफ जाएगा? क्योंकि मैं ऑडिट रिपोर्ट आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं। क्या मुझे कोई बता सकता है कौन सा पैराग्राफ जाएगा? और ये आप अपना एक अलग से मसाला भी बना के रख सकते हो जिसको कोई देख ना सके कि आप क्या पी रहे हो, तो ये भी अलाउड है। जल्दी, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पीना होता है, नहीं तो नशा हो जाएगा। अरे नालायको, मेरे को ये उम्मीद नहीं थी। ईओएम पैरा जाएगा, ईओएम पैरा जाएगा।
EOM, ये बालक है ना जो इनका ऐसे मन करता है इनको लिटा के ऐसे ऐसे पीछे मारी जाए कमर में। यार EOM का मतलब क्या होता है? एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, ऐसा पैरा जो फाइनेंशियल में आ रहा है। भाई मेरी ओपिनियन अलग है, उस दूसरे ऑडिटर की ओपिनियन अलग है। फाइनेंशियल में कहां आता है जरा मेरे को ही बताना जरा, कौन से कहां पे कौन से कैप्शन में आएगा? यहां पे क्या जाएगा? यहां पे जाएगा अदर मैटर पैराग्राफ, अदर मैटर पैराग्राफ जाएगा यहां पे। तो जिन्होंने EOM लिखा है या की ऑडिट मैटर लिखा है ना, वो भैया अपनी चाबी घुमाओ, चाबी से खोलो अपने दिमाग को और फिर पढ़ो, थोड़ा सा सोचो। मैं सिर्फ यूजर को ये बताना चाह रहा हूं कि भाई साहब एक दूसरी ऑडिट रिपोर्ट हो रहा है, वो पढ़ लेना। तो ये कहां लिखेंगे? अदर मैटर में लिखेंगे ना, ये फाइनेंशियल रिलेटेड थोड़ी ना है। वीरे ये नहीं बता सकते वीरेन, ये क्या पी रहे हैं? ठीक है, समझ आया यहां तक? हाँ जी समझ आया। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कोई क्वालिफिकेशन डाल रहे हो, कोई भी नोट डाल रहे हो, तो क्या आपको लगता है कि आप दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को बताओगे अरे गर्म पानी है मेरे भाई, ग्रीन टी है, गले में दर्द ना हो इसलिए पी रहा हूं साथ साथ? कभी तुम्हें लगे कपिल सर तो भैया आज तो बढ़िया शॉट ले लेके पढ़ा रहे हैं हमें। जल्दी बताओ, क्या दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से डिस्कस होगा? बिल्कुल होगा सर। कोई भी चीज जब भी हम पब्लिक करते हैं पहले दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ पब्लिक करते हैं। तो एक काम करते हैं, मैं सबसे पहले इस स्टैंडर्ड के आपको डायरेक्टली क्वेश्चन मार्क करवा रहा हूं और फिर जल्दी जल्दी रीड करूंगा। ये स्कोप सिर्फ आपको रीड करना है, ठीक है? ऑब्जेक्टिव मैं आपको एक बार करवा दूंगा, आपको रीड करना है। एडवांटेज ऑफ ऑडिट के ये पॉइंट आपको 5 से 6 पॉइंट, 5 to 6 पॉइंट आपको लर्न करने हैं बेटा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ठीक है? पहले क्वेश्चन मार्क करवा देता हूं फिर रीड करवा दूंगा। देखो जहां पे ये पॉइंट्स है ना, ये याद करने वाला पोर्शन है। जहां पे भी ये नीचे ऊपर की जो एक्सप्लेनेशन होती है ना, ये सिर्फ रीड करने का है। मैं आपको एक जनरलाइज तरीके से ही बता देता हूं कि जहां आपको ABCDE 1 2 3 4 A रोमन 1 2 3 जहां पे भी पॉइंट दिखे वो याद करना है। ऊपर नीचे का कंटेंट MCQ वगैरह के लिए होता है, सिर्फ आपको रीड करना है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि कब कब आप ज्वाइंटली और सेवरली रिस्पॉन्सिबल होगे, कैसे काम को डिवाइड करोगे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है? ये जितना भी पोर्शन होता है ये सब रीडिंग के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 3, कब कब आप ज्वाइंटली रिस्पॉन्सिबल होंगे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। और उसके बाद आपको कुछ भी अलग से नहीं करना, बस सिर्फ रीड करना है। तो मतलब ऐसे 299 में आप यहां पे लिख सकते हो टोटल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, 3 क्वेश्चन है, बैलेंस आपको रीड करना है। तो मतलब ये है कि अगर आप मेन बुक से भी इसको हमेशा करते हो तो 3 क्वेश्चन के 5-5 पॉइंट रीड करने में आपको 4 से 5 मिनट लगेंगे, बैलेंस पोर्शन को रीड करने में 5 to 7 मिनट। तो आप 10 से 15 मिनट का इसका टारगेट रख सकते हैं इस स्टैंडर्ड को करने का, ठीक है? आई होप आपको ये चीज समझ आ गई हो। अब मैं आपको डायरेक्टली मेन चीजें करवा रहा हूं कि भैया ऐसे 299 का ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिएगा सर, ऐसे 299 का ऑब्जेक्टिव है कि ब्रॉड प्रिंसिपल लेट डाउन करना फॉर ज्वाइंट ऑडिटर हु इज कंडक्टिंग द ज्वाइंट ऑडिट, टू प्रोवाइड ए यूनिफॉर्म अप्रोच टू द प्रोसेस ऑफ ज्वाइंट ऑडिट, टू आइडेंटिफाई द डिस्टिंक्ट एरिया ऑफ वर्क एंड कवरेज देयर बाय ईच ज्वाइंट ऑडिट, क्या क्या अलग अलग कवर करेंगे, क्या मिलकर करेंगे, टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ज्वाइंट ऑडिटर इन रिलेशन टू ऑडिट। ये सिर्फ आपको रीड करना है। पहला क्वेश्चन डायरेक्टली आता है कि ज्वाइंट ऑडिट की एडवांटेज क्या है। बेटा मैं ये रीड, अब ये ना ये सब फालतू वाला कंटेंट रीड नहीं करूंगा, मैं सिर्फ मेन पॉइंट आपके साथ, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं हम, सिर्फ एग्जाम की बातें करेंगे। भैया ज्वाइंट ऑडिट का फायदा बताओ, जनरल 4-5 फायदे आप बताओ। सर सबसे पहले देखो, अगर 2 लोग मिलकर काम करेंगे तो दोनों एक दूसरे का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। दूसरा सर एडवांटेज होगी आप म्यूचुअली कंसल्ट कर सकते हो। अगर मैं किसी मैटर पे अटक रहा हूं तो मैं किसी दूसरे ऑडिटर से जो मेरे साथ काम कर रहा है उससे डिस्कस कर सकते हैं। तीसरा सर मेरा काम का वर्कलोड कम हो जाएगा, बेटर क्वालिटी आएगी, सर्विस क्लाइंट को बेटर मिलेगी। जब 2 से ज्यादा लोग काम करेंगे तो बेटर सर्विस मिलेगी। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑडिटर में कंपनी की हेल्प होगी, कोई भी इश्यूज नहीं आएंगे। जैसे कि क्या मैं बता रहा हूं, यहां पे मान लो एक कंपनी है रिलायंस, ठीक है? उसके ऑडिटर हैं ENY, ठीक है जी? एक कंपनी है टाटा, उसके ऑडिटर हैं KPMG। टाटा क्या करता है, रिलायंस को खरीद लेता है, कहता है आजा बहुत दिन हो गए तेरे को नंबर 1 हुए। तो अब एक बात बताओ, जब टाटा रिलायंस को खरीदेगा तो अगर वो KPMG के साथ EY को भी जोड़ लेगा, क्या दोनों को फायदा होगा? बिल्कुल फायदा होगा सर। तो जो कंपनियां टेकन ओवर में जाती है उसमें
जिस भी तरह की जो भी डिस्प्लेसमेंट की प्रॉब्लम्स होती हैं उनको आप ऑब्विएट कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो, खत्म कर सकते हो। अगर ये पॉइंट आप याद ना कर पाओ तो छोड़ देना, क्योंकि पॉइंट बहुत ज्यादा है। उसके बाद क्या कहता है, लोअर स्टाफ डेवलपमेंट कॉस्ट, लोअर कॉस्ट टू कैरी आउट द वर्क, एसेंस ऑफ हेल्दी कंपटीशन टुवर्ड ए बेटर परफॉर्मेंस। और इस पे मैं आपको आईसीआई की कुछ गाइडलाइंस भी बता देता हूं जो आपकी किताब में नहीं है। आईसीएआई क्या कहता है, ये मेरे को लगता है कहीं ना कहीं गलत है, और इसकी वजह से ना बड़ी फर्म कहती है हम ज्वाइंट ऑडिट नहीं करेंगे। आप सोचो आईसीआई क्या कहता है। आईसीआई कहता है कि कंपनियों सुनो मेरी बात, कंपनियों सुनो मेरी बात, आप जहां पर भी हो आप मेरे को बताना। मैं तो इस बात को ना गलत मानता हूं, इसको दिल पे लेने वाली बात नहीं है। सर सपोर्ट टू द यंगस्टर्स, मेरे को ये गलत लगती है, उसका लॉजिक है बहुत बड़ा। आईसीआई की एक गाइडलाइंस है, वो गाइडलाइंस कहती है कि सुनो मेरे भाइयों, अगर आप बैठे हो कहां पे, मुंबई में, और आपके ऑडिटर हैं केपीएमजी, और आप ज्वाइंट ऑडिट रख रहे हो, कोई बताएगा क्या है गाइडलाइंस? तो कहता है आप कोशिश करो दूसरा ज्वाइंट ऑडिटर जो है वो मुंबई बेस स्मॉल फर्म हो, ताकि छोटे ऑडिटर को, छोटे ऑडिटर तो नहीं बोलना चाहिए, छोटी स्मॉल सीए फर्म को भी मौका मिल सके लर्निंग का, और वो भी ग्रो कर सके। देखो उसके हिसाब से तो ये बात ठीक है, लेकिन अगर आप केपीएमजी के हिसाब से सोचो तो केपीएमजी कहेगी भाई हम यहां चंदा लेके काम कर रहे हैं, हम यहां कम पैसे में काम कर रहे हैं, कमाने के लिए बैठे हैं, धंधा करने के लिए बैठे हैं। प्रियंका गोस्वामी कल को मान लो जब केपीएमजी की पार्टनर बनेगी जाके, तो वो यही तो कहेगी मैं इतनी मुश्किल से एक इतना सारा खर्चा करके यहां पे क्या छोटी फर्म की सेवा करने आई हूं, मैं पैसा कमाने आई हूं, रोकड़ा कमाने आई हूं करोड़ों में। तो भैया मैं आपका काम करूंगी, ऑडिट करूंगी और जाऊंगी। मुझे यहां पे इक्वल पार्टनर चाहिए जो मेरी भी हेल्प कर सके और मैं उसकी भी हेल्प कर सकूं। ये कुछ इश्यूज आईसीआई की गाइडलाइंस की वजह से मैंने देखा है फर्म्स फील करती हैं, इसलिए वो स्मॉल फर्म्स को कंसिडर नहीं करना चाहती। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ज्वाइंट ऑडिट भैया जहां पे एक से ज्यादा ऑडिटर मिलकर काम करते हैं। लो जी ये देखो, प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द ऑडिट, ऑडिट को स्टार्ट करने से पहले the joint auditor shall discuss and develop a joint audit plan. In developing the joint audit plan, the joint auditor shall, बेटा देखो क्या कह रहा है, आपने ना थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करना है, थोड़ा सा, क्योंकि बाकी तो आप कहीं और यूज करते हो। कह रहा है कि आपको अपना ऑडिट प्लान बनाना है ज्वाइंटली। अब बच्चे एक बात बताना, आप मेरे को एक बात बताना जनरल, अभी किताब को छोड़ दो, आप कहां रहते हो जरा अपनी जगह बताओ। सर मैं रहता हूं पाकिस्तान। अच्छा जी ठीक है, मान लिया पाकिस्तान रहते हो। कहां रहते हो बताओ। सर मैं रहता हूं सैन फ्रांसिस्को यूएस। वो तो मैं रहता था वहां पे। तो जल्दी बताओ कहां रहते हो। एक बच्चा कह रहा है सर हम पटना में रहते हैं। ठीक है बेटा, आप अकेले रहते हो या परिवार के साथ रहते हो, पटना में रहते हो, आपको दिल्ली आना है। अब दिल्ली मान लो आप अगर गाड़ी से आते हो तो दिल्ली का जो रूट है वो एक XYZ रूट है, आप मल्टीपल सिटीज से होके दिल्ली आते हो। ऐसे ही अगर आपकी मम्मी बोल दे आपको कि बेटा मैं भी आपके साथ चलूंगी गाड़ी में दिल्ली तक, तो क्या वो रूट बदल जाएगा क्या? नहीं सर, वो रूट सेम रहेगा, बस कंपनी मिल जाएगी हमें। अब एक बात बताना, अगर आप किसी कंपनी का अकेले ऑडिट कर रहे हो तो आपने चैप्टर 2 मैंने अभी आपको रिसेंटली पढ़ा है, आपको ऑडिट प्लान करना पड़ता है, प्लानिंग की सारी चीजें कवर करनी पड़ती है, स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। अगर उसी क्लाइंट का ऑडिट मैं आपको बोल दूं एक से ज्यादा ऑडिटर मिलकर करेंगे, तो क्या वो प्लानिंग वाले स्टेप खत्म हो जाएंगे या वो तब भी रहेंगे? सोचकर बताना। सर वो तब भी रहेंगे, पहले मैं अकेले प्लानिंग कर रहा था और अब मिलकर प्लानिंग करेंगे। तो ये सारे पॉइंट वही हैं जो चैप्टर 2 में आप पढ़कर आते हो, आप यहां लिख सकते हो सेम एज चैप्टर 2। बस थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है कि आपको दोबारा दोबारा याद ना करना पड़े जो चीज आप ऑलरेडी एक बार कर चुके हो। तो कहता है ज्वाइंटली आप प्लान बनाओगे, उस प्लान में आप क्या निकालोगे, बस एक दो पॉइंट इसमें एडिशनल लगेंगे कि भाई यहां पे भाई तुम्हें क्या करना है, मेरे को क्या करना है, वो काम भी हम डिसाइड करेंगे। देखो, identify division of audit area and common audit area among the joint auditor that define the scope of the work of each joint auditor। वहां पे scope of the work का पॉइंट है, यहां एक एडिशनल लैंग्वेज ऐड कर दी कि दोनों अपना अपना काम डिसाइड कर लो ताकि आपका स्कोप डिसाइड हो जाए। उसके बाद कह रहा है रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव देखो, कम्युनिकेशन करो ऑल ज्वाइंट ऑडिटर के बीच में, फैक्टर दैट इन देयर प्रोफेशनल जजमेंट आर सिग्निफिकेंट इन डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम एफर्ट, कंसीडर द रिजल्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, ascertain the NTE of resource necessary, all points are same as it is copy paste from chapter number 2। क्लियर है? ये वाला पोर्शन सिर्फ और सिर्फ आपको रीड करना है, लेकिन एक बार मैं भी रीड करूंगा क्योंकि कुछ एमसीक्यूज बनते हैं तो मैं आपके लिए हाईलाइट कर दूंगा, जो बच्चे पहली बार मुझसे पढ़ रहे हैं उनका इससे फायदा होगा। लो जी, वेयर ज्वाइंट ऑडिटर आर अपॉइंटेड
they should be by mutual discussion divide the audit work themselves. The division of work would usually be in the terms of audit identifiable units, specified area. In some cases, due to the nature of the business of the entity under audit, such a division of work may not be possible. In such situation, the division of work may be with reference to item of asset or liability or income or expenditure. ये fast read करना है आप सबको. Certain area of work, owing to their importance or owing to the nature of the work involved, would often not be divided and would be covered by all the joint auditors. सब काम आपको मिलके करना है जो डिवाइड नहीं हो सकता. At this stage, ROMUM needs to be considered and assessed by each of the joint auditor and shall communicate to other joint auditor and documented whether pertaining to the overall financial statement level जो मैंने बताया था or to the area of allocation among the joint auditor. सब दोनों joint auditor क्या करेंगे, अपना अपना एरिया का रिस्क निकालेंगे और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे और एग्री करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे क्या रिस्क नजर आ रहा है और इंडिविजुअल अपने एरिया का फिर वो कुछ भी रख सकते हैं. अच्छा बेटा एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जरा बताना. मैं केपीएमजी हूं, आप ईवाई हो, हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का रिस्क हम हाई रखेंगे. क्लियर है जी. अब मेरे को परचेज का ऑडिट करना है, आपको सेल्स का करना है. मैंने परचेज का रोमम लो रखा है, आपने लेट्स से सेल्स का रोमम हाई रखा है. क्या मैं अपने परचेज का रोमम लो रख सकता हूं या मुझे हाई रखना पड़ेगा? आई नीड योर आंसर. कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर उनके व्यू पॉइंट मैच नहीं हो रहे हैं, मैच नहीं किए तो बेटा आप एग्री करेंगे, डॉक्यूमेंट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, फिर अपना अपना ऑडिट करेंगे. जल्दी बताओ. कॉमन एरिया पे अगर उनके व्यू पॉइंट एग्री नहीं करेंगे ना तो उनको एग्री करना पड़ेगा, नहीं तो वो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा और फिर वो स्कोप लिमिटेशन लेके या तो क्लाइंट को छोड़ेंगे या फिर क्लाइंट से डिस्कस करेंगे कैसे क्या करना है, फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा ऑडिट. सर हाई ही रखेगा वो दूसरे ऑडिटर से अपने इंडिविजुअल एरिया का रिस्क चेंज. अरे तुम हाई बोल रहे हो नलायको, मैंने लो रखा है. चप्पल 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 चप्पल, कैसी बातें कर रहे हो यार. मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का रिस्क हाई रख दिया. मे बी इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट, मे बी गवर्नमेंट के रेगुलेशन, मे बी लो पॉलिसी एंड प्रोसीजर, वॉट एवर इज द रीजन. जब मैं परचेज का रोमम निकाल रहा हूं तो परचेज में मुझे रिस्क नजर नहीं आ रहा. मैंने अपने इंडिविजुअल एरिया जो मुझे डिवाइडेड है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका रिस्क मैंने कम रखा है. मैं रख सकता हूं भाई, क्यों नहीं रख सकता? हाँ या ना. कितनी बार आपको समझाया है जो रोमम है वो एरिया वाइज अलग अलग हो सकता है. इवन मैंने तो आपको यह भी बताया है जो मटेरियलिटी जो है, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, वो भी एरिया वाइज अलग अलग हो सकती है. मेरे भाई क्या कर रहे हो? अजर्शन लेवल का रिस्क अलग अलग हो सकता है. अच्छा एक एग्जांपल दे रहा हूं, उसी से आप समझोगे नलायको. एक एग्जांपल दे रहा हूं. एक ऑडिट कर रहे हो आप रिवेन्यू का, ठीक है. दूसरा ऑडिट कर रहा हूं मैं मान लो स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस का. क्या दोनों का रिस्क बराबर हाई रखना होगा या मैं बोल सकता हूं कि स्टाफ वेलफेयर में भाई रिस्क नजर नहीं आ रहा तो मैं कम रखूंगा और रेवेन्यू का ज्यादा रखूंगा? सर एरिया वाइज अलग अलग रख सकते हैं, एरिया वाइज अलग अलग रख सकते हैं. ठीक है. लो जी. The joint auditor shall discuss and document the NTE of audit procedure for common and specific allocated area of audit to be performed by each of the joint auditor and the same shall be communicated to those charged with governance. मैनेजमेंट को भी बताना जरूरी है so that कि वो हमें अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोवाइड कर सके. आगे. The joint auditor shall obtain common engagement letter and common management representation letter. बेटा बार बार मच्छा के खड़े हो जाना. एक एमआरएल मुझे दे, एक एमआरएल मुझे दे, कॉमन लेंगे, एक ही बार लेंगे, बार बार नहीं लेनी है. ठीक है. तो इसको लिख लो एमसीक्यू. After identification and allocation of work among the joint auditor, the work allocation document shall be signed by all the joint auditor and the same shall be communicated to those charged with governance. क्लियर है यहां तक? बिल्कुल क्लियर है सर. तीसरा क्वेश्चन, कब कब वो ज्वाइंटली सेवरली रिस्पॉन्सिबल होंगे, दोनों को पीटा जाएगा कब कब? नंबर 1 सर, जो काम डिवाइड ही नहीं हुआ उसके लिए दोनों रिस्पॉन्सिबल रहेंगे. डिसीजन जो सबने मिलकर लिए हों उसके लिए सब रिस्पॉन्सिबल रहेंगे. द जॉइंट ऑडिटर अंडर ऑडिट प्लानिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉमन ऑडिट एरिया कंसर्निंग एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म बाय ईच ऑफ द जॉइंट ऑडिटर. Matter which are brought to the notice of the joint auditor by any one of them and on which there is a agreement among the joint auditor. मेरे को कुछ मिला, बाकी सबने एग्री कर लिया, डॉक्यूमेंट कर लिया, आगे बढ़ गए. उसके बाद examining that the financial statement of entity comply with the requirement of relevant statute, FRF की रिक्वायरमेंट, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, लॉ एंड रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट, इन सब के लिए डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, इन सब के लिए सभी रिस्पॉन्सिबल रहेंगे. इंश्योर दैट द ऑडिट रिपोर्ट कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ रेलेवेंट स्टैट्यूट, द एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एंड द अदर रेलेवेंट प्रोनाउंसमेंट ऑफ आईसीआई. ये कॉमन चीज है बेटा,
इनको सभी लोग मिलकर देखेंगे, इनको इंडिविजुअली आप डिवाइड नहीं कर सकते। फाइनल फाइनेंशियल का प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, स्टैट्यूट की रिक्वायरमेंट, ये सब देखना पड़ेगा। ये 3 इसमें यूनिक पॉइंट है, इसको आपने लर्न करना है, ठीक है। ये आप सेल्फ रीड करेंगे। लो जी, कंक्लूजन मैंने आपको बता ही दिया था कि आप मेजोरिटी के साथ नहीं जाएंगे। आप क्या कर सकते हैं, अपनी एक सेपरेट ओपिनियन देंगे और एक रेफरेंस देना पड़ेगा आपको दूसरे ज्वाइंट ऑडिटर का। मैं एक लाइन पढ़ रहा हूं, द ऑडिट रिपोर्ट इशू बाय अदर ज्वाइंट ऑडिटर शैल मेक ए रेफरेंस टू द सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट इशू बाय द अदर ज्वाइंट ऑडिटर। और ये रेफरेंस कहां जाएगा? सच रेफरेंस शैल बी मेड अंडर द हेडिंग अदर मैटर पैराग्राफ एज पर एसए 706। बेटा ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, और ये क्वेश्चन ना ऑडिट रिपोर्ट के, सर ये एमसीक्यू में आया था, अच्छा बहुत अच्छी बात आया था। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। ये सब जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है, आप इनको ना भी रीड करें तो मेरे हिसाब से चलेगा, स्किप करके भी जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपकी नॉलेज काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, आपकी लिंकिंग काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। ईच ज्वाइंट ऑडिटर इज एंटाइटल टू एज्यूम। मैं क्या एज्यूम कर सकता हूं कि दूसरे ऑडिटर ने अपना काम सही किया है, मुझे उससे कोई भी लेना देना नहीं है, और अगर उसकी नॉलेज में कुछ आया है तो उसने मुझे बता दिया है, ये अपन लेके चलेंगे। लो जी ये फटाफट से रीड करो, और आपको सब कुछ कम्युनिकेट करना है दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को। ये फटाफट से रीड करो, मैं ब्रेक ले रहा हूं। ये वाले ए और बी पॉइंट रीड करेंगे, कम्युनिकेशन वाला पॉइंट हमने डिस्कस कर ही लिया। रीड करके बताओ डन। हाय लव आर्या, गलती मत करो बच्चे, गलती करोगे तो कैसे बात बनेगी। हाँ, फैजान कह रहा है आईसीआई के दोनों बेटे हैं तो एक दूसरे पे यकीन कर लो, बहुत बढ़िया। तो टोटल कितने क्वेश्चन है? 3। मैं क्या ना ये वाला क्वेश्चन भी बना देता हूं, पता नहीं आईसीआई कब पूछ ले कि एक ऑडिटर बताओ क्या क्या एज्यूम कर सकता है। क्वेश्चन 4 मैं यहां पे भी लिख देता हूं ऊपर, वो वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। फटाफट से रीड करो। आदित्य कह रहे हैं सर एमसीक्यू में तो नंबर आ जाते हैं, सब्जेक्टिव में नहीं आते। भाई राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कोई शॉर्टकट नहीं है। क्वेश्चन बैंक की जो वीडियो मैं करवा रहा हूं आप लोगों को, हर चैप्टर की वीडियो के साथ मैं 4 से 5 क्वेश्चन आपको देता हूं राइटिंग प्रैक्टिस के लिए, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उन क्वेश्चन की आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और आप एक क्या काम कर सकते हो, सुनो मेरी बात। जैसे कि आप ऐसे 299 का रिवीजन करोगे आज कल परसों जब भी करोगे, तो जैसे कि पहले आपने एक क्वेश्चन पढ़ा कि भाई ज्वाइंट ऑडिट के फायदे क्या हैं, तो बुक में रीड करने से पहले ना स्क्रिबल कर लो, एक रफ नोटबुक लो, 4 पॉइंट 5 पॉइंट 6 पॉइंट जितने लिख सकते हो लिखो। फिर आपको पता चल जाएगा भाई आपकी औकात क्या है। पॉइंट बुक में 10 है, आप 3 लिख पाए तो 2-3 याद करो। अगला क्वेश्चन क्या है कि भाई बताओ कि ज्वाइंट ऑडिट जब प्लान बनाएंगे तो क्या क्या कवर करेंगे। जैसे इसमें 5 पॉइंट हैं तो आप लिखो, चाहे 1 लिख पाओ 2 लिख पाओ, लिखने की कोशिश करो। फिर आप यहां से रीड करो, फिर अगला पॉइंट देखो तो स्क्रिबल करना चालू करो। जितना छोटा छोटा लिखोगे ना, फिर बुक से रीड करोगे तो उससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी। और एक और बात, मैं कोई बहुत ना फालतू की बात नहीं कर रहा, ऐसी बात नहीं कर रहा जो इम्पॉसिबल है। ऐसे 299 की बात करूं तो बेटा कितने क्वेश्चन दिए? 4 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में कितने पॉइंट स्क्रिबल कर लो? 4। कितने पॉइंट हो गए? 16। तो मैं आपको ये तो कह नहीं रहा ना कि लाइन बाय लाइन पूरा स्टैंडर्ड चिपका दो, हाँ या ना, ये तो कह नहीं रहा कि लाइन बाय लाइन पूरा स्टैंडर्ड चिपका दो। ऐसे मैंने हर स्टैंडर्ड के अंदर, हर कंसेप्ट के अंदर, हर चैप्टर के अंदर आपको क्वेश्चन बताए हैं। हर क्वेश्चन में 4-5 पॉइंट होते हैं। सारे लिखने के लिए बोल नहीं रहा, जो इंपॉर्टेंट बताता हूं वो लिख लो। जैसे कि सर यहाँ का इंपॉर्टेंट बताओ, यहाँ का जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन नंबर 2 है, और अगला क्वेश्चन है ज्वाइंटली कब कब रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये वाला। ये 2 क्वेश्चन एटलीस्ट लिख के देख लो, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा सा ना फटाफट से स्क्रिबलिंग करो। बी पॉइंट बेटा किसका बताना है? देव खन्ना।
आई होप आप इसका बी पॉइंट इसका पूछ रहे हैं। द अदर ज्वाइंट ऑडिटर हैव ब्रोट टू द सेट ज्वाइंट ऑडिटर नोटिस ऑफ एनी डिपार्चर। अगर मुझे पता चला कि कंपनी ने किसी लॉ एंड रेगुलेशन को डिपार्ट कर रखा है, एफआरएफ की रिक्वायरमेंट को डिपार्ट कर रखा है, तो वो मेरी नॉलेज में डालेगा। ठीक है, ठीक है, वो मेरी नॉलेज में डालेगा, अपने को बताएगा। सर आरटीपी एमटीपी में भी हैं ये दोनों, कौन से बेटा रितिका? अच्छा यही दोनों जो मैंने इंपोर्टेंट मार्क करवाए हैं। लो जी, ये था ऐसे 299। अब अगला कौन सा करें? अगला 450 करेंगे 320 के साथ, और उसके बाद हम करेंगे 610। 610 का मैंने एक चार्ट बनवा रखा था, वो चार्ट मेरे को ढूंढना पड़ेगा, लेकिन चलो 610 ना भी थोड़ी देर में करेंगे क्योंकि लंबा स्टैंडर्ड है, थोड़ा सा टाइम लेगा। और आई वॉन्ट कि 1 घंटे 15 मिनट पे आपको एक घंटे 10 मिनट 15 मिनट पे एक छोटा सा ब्रेक दिया जाए, ताकि अगला 1 डेढ़ घंटा आप अच्छे से निकालो। तो इससे पहले मैं आपको एंगेजमेंट स्टैंडर्ड करवा देता हूँ। एंगेजमेंट स्टैंडर्ड करवा देते हैं। पहले तो मुझे ये बताओ कितने बच्चों को बिल्कुल क्लियर है अबाउट एंगेजमेंट स्टैंडर्ड, फिर उसके हिसाब से मैं इसको कवर करूंगा। यहां पे कितने स्टूडेंट को अच्छे से पता है सर एंगेजमेंट स्टैंडर्ड पता है? आप एंगेजमेंट स्टैंडर्ड को AK-47 की तरह उड़ाओ, या आप मेरे को बोलोगे कि सर एंगेजमेंट स्टैंडर्ड ना अपने को ज़्यादा नहीं आता, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। तो मैं सारे कमेंट देख रहा हूँ, फटाफट से बताओ। 2 कमेंट बोलना कि क्लियर, क्लियर मतलब आपको आता है, और डोंट नो, डोंट नो सर एंगेजमेंट स्टैंडर्ड के बारे में ज़्यादा नहीं पता। तो मैं आपके कमेंट देख रहा हूँ, आप आराम से लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर अपन उसी हिसाब से लेके चलेंगे। मैक्सिमम बच्चों को आता है, बहुत कम बच्चों को नहीं आता। तो मैं मान लेता हूं कि एक बार अपन थोड़ा सा इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, ताकि जिन बच्चों को नहीं आता इतना तो डिस्कस कर लेते हैं कि उनको अच्छे से कंसेप्ट आ जाए, और वो एग्जाम का 5 नंबर का क्वेश्चन यहां से आना ही आना है। मैं आपको अभी बता देता हूं, एंगेजमेंट स्टैंडर्ड मतलब मुझे कोई डाउट ही नहीं है जो चीज़ मैं लिख रहा हूं उसके बारे में। एंगेजमेंट स्टैंडर्ड का जो कंसेप्ट मैं आपको करवाऊंगा, 4 to 5 मार्क्स 100% पेपर में आएगा। जैसे कि ऐसे 299 3 क्वेश्चन है, सर 100% आएगा क्या? नहीं मेरे भाई, आ भी सकता है, हो सकता है पेपर में आपको देखने को ना मिले, कोई जरूरी नहीं है आए या ना आए। लेकिन एंगेजमेंट स्टैंडर्ड का जो कंसेप्ट मैं अभी आपको करवाऊंगा, ये पेपर में 101% आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब मैं देख रहा हूं डोंट नो आ गया। अच्छा एक ही बच्चा 6 बार कमेंट कर रहा है, तो डोंट नो 6 बार दिख रहा है। लो जी, अरे भाई MCQ वगैरह मिला के 4 to 5 मार्क्स का टोटल मैं कह रहा हूं आ सकता है, MCQ वगैरह सब आपका मिला के। ठीक है, ठीक है जी, हाँ जी सर ठीक है। देखिएगा सीधा मुद्दे की बात करेंगे सबसे पहले, यहां से बात करेंगे। व्हाट इज एन एंगेजमेंट? बेटा एक एंगेजमेंट क्या होता है, और आपको पता है ना इसका, मेरा इतना कंटेंट अगर आप फ्यूचर में ना रीड करना चाहो तो आपको एक ये 1 पेजर मेरा हैंड रिटन चार्ट मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। इस 1 पेज के चार्ट को रेफर कर लेना, और साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक में मैंने क्वेश्चन मार्क करवाया था चैप्टर 1 में, आखिरी में 3 क्वेश्चन दे रखे हैं क्वेश्चन बैंक में, चैप्टर 1 के आखिरी में क्वेश्चन दे रखे हैं, वो क्वेश्चन आप कवर कर लेना, आपका हो जाएगा डंडना डंडन। आपको ज़्यादा इसमें अलग से फिर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। डिस्कस मैं पूरा कर लेता हूं 15 20 25 मिनट लगा के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सुनिएगा, एंगेजमेंट क्या है? सर एंगेजमेंट वो है जो हमारी मम्मी हमारी करवाएंगी बाद में वो नहीं है एंगेजमेंट। एंगेजमेंट क्या है? जब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, ध्यान से समझना मैंने वर्ड ऑडिटर नहीं बोला, जब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास कोई भी आता है और बोलता है कर दो, क्या कर दें? कुछ भी कर दो। अरे भाई कुछ भी मतलब कुछ तो बताओ, कर दो, क्या कर दें? हमारा ऑडिट कर दो, कर देंगे। हमारा रिव्यू कर दो, बिल्कुल कर देंगे। सर हम ना फ्यूचर में लिस्टिंग में जा रहे हैं, हम 3 साल के फाइनेंशियल सबमिट कर रहे हैं, तो हमने अजम्पशन बेस्ड फाइनेंशियल बनाया है, उस पे एश्योरेंस रिपोर्ट बना दो, कर देंगे। सर आप हमारे यहाँ के हमारे फाइनेंशियल बना दो, बना देंगे। सर आप हमारे यहाँ के हमारे इंटरनल कंट्रोल चेक कर दो, कर देंगे। सर आप हमारे यहाँ के इन्वेंट्री का फिजिकल कर दो, कर देंगे। मतलब क्या है, कुछ भी कर देंगे, आके काम दो, बस पैसा लेंगे भैया, पैसा लेंगे, कुछ भी करवा लो। तो एंगेजमेंट, जब कोई हमारे पास आता है और कहता है जी कर दो, कोई सर्विस दे दो, हम उसे कहते हैं जी सर्विस ले लो। तो जो सामने वाला बंदा आया और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, जब हम एग्री कर लेते हैं किसी चीज पे, एक फॉर्मल एग्रीमेंट बन जाता है, तो मैं बोलता हूं भाई आज मुझे एक एंगेजमेंट मिला,
एक एंगेजमेंट मिला, एक क्लाइंट मिला, वो किस चीज का काम है अभी उस पर डिस्कशन नहीं है। समझ आई? बिल्कुल समझ आ गई सर। तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है ना, जो कुर्सी पे बैठा होता है, उस चार्टर्ड अकाउंटेंट को बताओ रियल लाइफ में आप क्या बोलते हो? उसको ऑडिटर बोलते हैं? नहीं सर, वो हर कंपनी का ऑडिट थोड़ी ना कर रहा है, किसी कंपनी का तो फाइनेंशियल भी बना रहा है। उस चार्टर्ड अकाउंटेंट को बोलते हैं प्रैक्टिशनर। क्या बोलते हैं? प्रैक्टिशनर बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? प्रैक्टिशनर। एक सामने वाला बंदा आ रहा है जिसको हमारी सर्विस चाहिए, सर पैसे से बढ़कर कुछ नहीं जिंदगी, ठीक है, प्रैक्टिशनर बोलते हैं। एक सामने वाला बंदा आ रहा है जो कुछ काम करवा रहा है हमसे, वो हमारा एंगेजमेंट हो गया। किस किस क्या काम करवा रहा है, किस मैटर पे करवा रहा है, उसे बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर, जैसे कि ऑडिट, रिव्यू, एश्योरेंस, रिलेटेड सर्विस, ठीक है। और हमें जिस बेस पे करना होता है, स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके, लॉ एंड रेगुलेशन को फॉलो करके, ये कुछ बातें हैं। क्लाइंट। लो जी, अब आप मेरी बात यहां से ध्यान से पढ़िएगा। मैं कीवर्ड आपको हाईलाइट करवाऊंगा, दो दो लाइन मार्क करवाऊंगा, पूरा आपको रीड नहीं करना, जो मैं मार्क करवाऊंगा सिर्फ वही रीड करना है। एंगेजमेंट मीन्स एन अरेंजमेंट टू डू समथिंग, कुछ भी करवा लो, सब कर देंगे। In the context of auditing, it means a formal agreement between auditor and client, and under which auditor agree to provide auditing service. It takes the shape of engagement letter. इसने auditing का एग्जाम्पल लेके आपको बता दिया, एक ही वर्ड में सारी बातें क्लियर हो जाती है। क्या? टू डू समथिंग। मीनिंग ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब क्या है? ये एश्योरेंस एंगेजमेंट भी ना आपसे कहीं ना कहीं एमसीक्यू वगैरह में टेस्ट किया जा सकता है, ध्यान रखना। Assurance engagement means an engagement in which practitioner express a conclusion designed to enhance the degree of confidence of the intended user. Intended user मतलब जो responsible party है, जो client है, वो अपनी रिपोर्ट किसी ना किसी को देगा, वो intended user है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए वो हमसे एश्योरेंस रिपोर्ट करवा रहा है। Of intended user other than the responsible party about the outcome of the evaluation or measurement of a subject matter against criteria. सब्जेक्ट मैटर क्या काम करवा रहे हैं, क्राइटेरिया किसके अगेंस्ट हम काम करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये वाली लाइन आपको रीड करनी है। मैं बेटा अभी भी याद करने के लिए नहीं बोलूंगा इसको, आपने बस ये रीड करनी है, ठीक है जी। It means that the practitioner give an opinion about specific information due to which user of financial information are able to make confident decision, knowing well that chance of information being incorrect is diminished. कि भैया यूजर जो है वो हमारी रिपोर्ट के बेस पे कॉन्फिडेंट डिसीजन फ्रेम कर पाए। ये सिर्फ रीड करना है। असली जो आपका मजा है वो यहां से स्टार्ट होता है, ये देखिएगा। ये मैं अभी भी बोलूंगा कि ये एमसीक्यूज के लिए मुझे लगता है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन यहां से नहीं बनता। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन एश्योरेंस एंगेजमेंट, ऑडिट, रिव्यू एंगेजमेंट, वहां से बनना चाहिए। देखो क्या कहता है, एलिमेंट ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट के क्या क्या एलिमेंट है। सबसे पहले कहता है यहां पे ना एक थ्री पार्टी रिलेशनशिप होती है। उस थ्री पार्टी रिलेशनशिप होती है, और तीन पार्टी में कौन कौन होगा? एक प्रैक्टिशनर होगा, एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी होगी, और एक इंटेंडेड यूजर होगा। आप आई होप तीनों समझ गए हैं, तो इसको एक बार फटाफट से रीड कर लो। यहां प्रैक्टिशनर कौन है सर? चार्टर्ड अकाउंटेंट है। रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन है सर? क्लाइंट है। इंटेंडेड यूजर यूजर है सर। लो जी, एन एश्योरेंस एंगेजमेंट इन्वॉल्व अबाउ सेड थ्री पार्टीज। ए प्रैक्टिशनर इज ए पर्सन हु प्रोवाइड द एश्योरेंस। द टर्म प्रैक्टिशनर इज ए ब्रॉडर देन ऑडिटर। बेटा ये चीज ना एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है कि जो प्रैक्टिशनर है वो टर्म जो है वो ऑडिटर से बड़ी है। क्यों? क्योंकि ऑडिटर सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर रहा है, प्रैक्टिशनर कुछ भी कर सकता है। ऑडिट इज रिलेट टू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वेयर प्रैक्टिशनर मे प्रोवाइड एश्योरेंस नॉट नेसेसरी रिलेटेड टू हिस्टोरिकल, इवन इट कैन प्रोवाइड एश्योरेंस रिलेटेड टू प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। A responsible party is the party responsible for preparation of subject matter. Intended user are the person for whom an assurance report is prepared. These person may use the report in making decision. ये बेटा आप रीड ही कीजिएगा, यहां पे आपने रट्टा नहीं मारना है। हाँ जी, कार्तिक कह रहा है एन एश्योरेंस एंगेजमेंट एंड ओपिनियन इन फाइनल रिपोर्ट दोनों अलग हैं। बिल्कुल अलग है बेटा, अभी आप थोड़ी सी देर सब्र करो, आपको क्लियर हो जाएगा। एश्योरेंस के अंदर मल्टीपल एश्योरेंस आती है। ऑडिट भी एक एश्योरेंस है, रिव्यू भी एक एश्योरेंस है, प्रोस्पेक्टिव भी एक एश्योरेंस है। लेकिन मैं ओपिनियन ऑडिट और रिव्यू में दे रहा हूं, प्रोस्पेक्टिव में मैं ओपिनियन नहीं दे पाता, ठीक है। तो आप थोड़ा सा रुको। आपकी कोई क्वेरी है क्या? कुछ बच्चे 1.17 क्या लिख रहे हैं यहां पे? देखिएगा, एक सब्जेक्ट मैटर होगा,
हाँ जी, जैसे कि ऑडिट हो सकता है, ठीक है। क्वेरीज टॉपिक के रिगार्डिंग टॉपिक खत्म होने के बाद आप पूछेंगे, ठीक है जी। It refer to the information to be examined by the practitioner. For example, financial information contained in financial statement while conducting audit of financial statement. तो बेसिकली इसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एग्जांपल लेके आपको बताया है। क्राइटेरिया क्या हो सकता है सर? स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं, गाइडेंस हो सकती है, लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन हो सकते हैं। सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने किसी भी काम के लिए सेम ऐसे 500 की बात है, और उसके बाद एक रिपोर्ट बना के देनी है, ये भी सेम हमारी पीछे वाली ऑडिट की बात है। तो सर यहां से हमें क्या याद रखना है, अगर आप मुझसे जानना चाहें तो यहां से आप लोगों को क्या याद रखना है बताओ जरा, कमेंट में बताओ क्या क्या याद रखोगे इस पूरे पैराग्राफ से। सर इस पूरे पैराग्राफ में सिर्फ हम 3 बातें याद करेंगे। क्या जी? एक तो सर 3 पार्टी रिलेशनशिप होता है, 3 पार्टियां होती हैं। कौन कौन होती है बेटा? प्रैक्टिशनर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी, इंटेंडेड यूजर। दूसरी बात क्या करोगे सर? एक सब्जेक्ट मैटर होता है कि हम क्या काम करने आए हैं। तीसरा सर एक क्राइटेरिया होता है कि किसके अगेंस्ट करने आए हैं। ये 3 बातें आप याद रखिएगा, बाकी सारी चीजें आपके पीछे ऑलरेडी कवर हो चुकी है। ये तो जनरल बातें थी, ठीक है। ये यहां पे समरी ऑलरेडी बना रखी है। यहां पे आपको सिर्फ बताया कि एक प्रैक्टिशनर होता है, एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी होती है, एक यूजर होता है। ये सारी फालतू की बातें, जनरल बातें। यहां से मेनली आपका स्टार्ट होता है मल्टीपल टाइप ऑफ एंगेजमेंट्स। मल्टीपल टाइप ऑफ एंगेजमेंट आपका यहां स्टार्ट होता है। अगर आप चाहें तो मैं आपको पहले समरी से भी करवा सकता हूं, और फिर आप एक बार फटाफट से मैं आपको बुक से भी रीड करवा दूंगा। ये ऊपर वाली बातें वही है। एंगेजमेंट का मतलब एन अरेंजमेंट टू डू समथिंग। एश्योरेंस एंगेजमेंट में क्या होता है सर? एक प्रैक्टिशनर होता है, अपना कंक्लूजन फ्रेम करता है टू इनहांस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर अदर देन रिस्पॉन्सिबल पार्टी। एलिमेंट ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या था सर? 3 पार्टी थी, प्रैक्टिशनर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी और यूजर, ठीक है जी। और ये हमारी जो टर्म्स हैं ये ऑडिट से ब्रॉडर है जी। सब्जेक्ट मैटर क्या है? ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो सकता है। क्राइटेरिया क्या है? बेंचमार्क, ऐसे लॉ एंड रेगुलेशंस हो सकते हैं। सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेने और एक रिपोर्ट बना के देनी है। ये बातें यहां तक सेम थी। अब अपन मल्टीपल टाइप ऑफ एंगेजमेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो पहले एक बार ना जनरलाइज तरीके से सुन लो, फिर मैं आपको यहां पे पढ़ाऊंगा। कितने बच्चों को पता है कितने तरह के एंगेजमेंट आपके सिलेबस में दिए गए हैं? जल्दी बताओ सर। एक होता है ऑडिटिंग, ठीक है, ध्यान से सुनना। एक होता है ऑडिटिंग जिसके अंदर हम क्या करते हैं? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हिस्टोरिकल मतलब जो पीरियड बीत चुका, जो ट्रांजैक्शंस हो चुकी, जो एक्टिविटी हो चुकी, उसका हम ऑडिट करते हैं। सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस लेते हैं, और एक रीजनेबल एश्योरेंस ट्रू एंड फेयर व्यू, एक ओपिनियन फ्रेम करते हैं। ये आपको पता है, पूरे सिलेबस में आप यही पढ़ते हुए आ रहे हो। इसके अलावा याद करो, मैंने ना मल्टीपल टाइम आपसे एक रिव्यू की बात की है, काफी बार मैंने आपसे रिव्यू की बात की है, इंटरिम ऑडिट की भी बात की है, कि लिस्टेड कंपनी के अंदर आप क्या करते हो? क्वार्टरली रिव्यू करते हो। रिव्यू के अंदर बेटा हम एविडेंसेस तो लेते हैं, लेकिन ऑडिट में क्या होता है? हम डिटेल ऑडिट प्रोसीजर लगाते हैं, रिस्क असेसमेंट करते हैं, कंप्लायंस प्रोसीजर लगाते हैं, सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगाते हैं, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करके ओपिनियन फ्रेम करते हैं। रिव्यू के अंदर मैं इतना डिटेल चेकिंग नहीं करता, मैं लिमिटेड ऑडिट प्रोसीजर लगाता हूं। एक बात बताओ, रिव्यू, नाम ही रिव्यू है कि बस ऊपर से रिव्यू कर लो, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल का ही सिर्फ रिव्यू कर लो। जब नाम में ही रिव्यू आ गया तो आप एक बात बताओ, क्या डिटेल चेकिंग है? नहीं सर, डिटेल चेकिंग नहीं है, लिमिटेड चेकिंग है। तो क्या जो हम रीजनेबल एश्योरेंस को बोलते हैं हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, तो क्या रिव्यू के केस में आप हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस दोगे? नहीं सर, हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस नहीं देंगे। एक लो लेवल ऑफ एश्योरेंस, एक मीडियम लेवल ऑफ एश्योरेंस दिया जा सकता है रिव्यू के केस में। ये 2 चीजें आपने समझी, दोनों ही हिस्टोरिकल से रिलेटेड है, दोनों ही पास्ट से रिलेटेड है, ये ध्यान रखना। क्लियर है यहां तक? आई होप आपको डाउट नहीं है। तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग लगते हैं हमारे ऑडिट पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हिस्टोरिकल। स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट लगेंगे, SRE जिसे बोलते हो, रिव्यू के ऊपर। 2 बातें मैंने आपको बता दी। तीसरी बात, मान लो क्लाइंट जो है वो अपना कंपाइलेशन कर रहा है प्रोस्पेक्टस लिस्टिंग के लिए, वो अपने 3 साल के फ्यूचर के फाइनेंशियल बना रहा है। बेटा आप एक बात बताओ, क्या आप अपना फ्यूचर बता सकते हो? नहीं बता सकते सर, कोई भी अपना फ्यूचर नहीं बताया जा सकता। सर अजम्पशन ली जा सकती है। क्या अजम्पशन ली जा सकती है? जैसे आस्था अग्रवाल ये बोल सकती है कि मेरा जैन में एग्जाम है, मैं दोनों ग्रुप फोड़ दूंगी, पहला। दूसरा वो ये बोल सकती है कि अगले 2.5 साल में मैं CA फाइनल क्रैक कर दूंगी, ये अजम्पशन है मेरी। तो 2027 में अपन CA बन जाएंगे। 2027 एंड में आस्था का कहना यह है कि अपन एक बहुत बढ़िया लड़के से शादी करेंगे जिसकी 4 मीनार होंगी, बढ़िया, उसके पास बढ़िया
मर्क होगी, ठीक है जी, वो भी बढ़िया वाली कैटेगरी की, 2 करोड़ वाली, अपन नीचे वाली से बात नहीं करेंगे। उसके बाद उसकी बढ़िया कंपनी होगी जिसको मैं संभालूंगी और उसको बाहर निकालूंगी। ये हो सकता है, हाँ आस्था, हो सकता है बेटा, करेक्ट, ये अजम्पशन है। तो ऐसा होगा या नहीं होगा, क्या इस पे मैं ट्रू एंड फेयर व्यू दे सकता हूं? बिल्कुल नहीं। तो एक ऑडिटर को ना फ्यूचर के फाइनेंशियल के लिए भी बुलाया जा सकता है। सर हमको क्यों बुला रहे हैं? भैया हमें ना उनकी अजम्पशन चेक करनी होती है कि जो इनकी अजम्पशंस हैं, जो इन्होंने अपने फाइनेंशियल ड्रॉ किए हैं जिसमें अजम्पशंस को यूज किया है, क्या वो अजम्पशन हमें रीजनेबल लग रही है क्या? तो अब आप बताओ, क्या अजम्पशन आपको रीजनेबल लग रही है? यार वीरेन भाई मैं आ रहा हूं यार, तुम एडवांस क्यों जा रहे हो? अभी आप आगे की बात कर रहे हो। क्या आपको अजम्पशन रीजनेबल लग रही है? आप बोल सकते हो सर हाँ जी रीजनेबल लग रही है। तो हम हमारी रिपोर्ट में ना डायरेक्ट ओपिनियन नहीं देंगे, क्योंकि फ्यूचर पे ओपिनियन तो दी नहीं जा सकती। हम ये लिखेंगे कि हमारी नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं आया जिससे हमें ये लगे कि आस्था जो बोल रही है वो गलत है। हम सीधा सीधा नहीं बोलेंगे, हम उल्टा घुमा के बोलेंगे। हम सीधा सीधा ये नहीं बोलेंगे कि हमें सब सही नजर आ रहा है ना, हम ये बोलेंगे हमारी नॉलेज में कुछ नहीं आया जिससे कि हमें लगे कि ये गलत बोल रही है। इस तरह से इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं एश्योरेंस एंगेजमेंट। एश्योरेंस एंगेजमेंट, जिस पे आप एज सच कोई ओपिनियन नहीं देते हो, हम बस ये बोलते हैं कि हमारी नॉलेज में एज सच कुछ नहीं आया जिससे हम बोले कि ये गलत है, इस पे काइंड ऑफ हम कोई ओपिनियन नहीं देते। और आखिरी एक एंगेजमेंट आता है आपका, बताओ क्या? एग्रीड अपन प्रोसीजर। आखिरी, एग्रीड अपन प्रोसीजर। एग्रीड अपन प्रोसीजर सर इसका मतलब क्या है? भाई जो क्लाइंट बोलेगा हम उस पर एग्री करके वो काम कर देंगे। जैसे कि एग्जांपल, क्लाइंट बोलता है भाई आके हमारे यहां पे फाइनेंशियल को कंपाइल करो, कंपाइलेशन एंगेजमेंट दे सकता है। क्लाइंट हमारे यहां मेरे को बोल सकता है कि आप हमारे फाइनेंशियल का सिर्फ इन्वेंट्री का काम करो, इन्वेंट्री की वर्किंग करो। मतलब एग्रीड अपन प्रोसीजर में मतलब कुछ भी करवा लो, कुछ भी आप जो करवाओगे मैं वो कर दूंगा। एग्रीड अपन प्रोसीजर, रिलेटेड सर्विस, कोई भी सर्विस, ठीक है जी, कोई भी काम करवा लो तो वो काम हम करके दे देंगे। तो उसमें तो भैया रिपोर्ट जाएगी, ओपिनियन का चक्कर ही नहीं है, उसमें तो ओपिनियन का कोई लेना देना ही नहीं है। आपने मेरे को बुलाया, सर आप मेरे को फाइनेंशियल बना के दो, मैंने आपके फाइनेंशियल बना दिए, जितने पैसे की बात हुई थी उतने पैसे ले लिए, तो ओपिनियन का कोई लेना देना ही नहीं है। जो भी बोलोगे वो कर दूंगा, फिर ओपिनियन तो इसमें आती ही नहीं है। क्लियर बेटा? 4 तरह के हैं, ऑडिट, रिव्यू, फ्यूचर और एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। अब एक एक आराम से ध्यान से समझना। और एक हमारा चारों काम पे एक स्टैंडर्ड लगेगा, बताओ कौन सा है? चारों काम पे एक स्टैंडर्ड लगेगा। चारों के लिए आईसीआई ने अलग अलग स्टैंडर्ड दिए हैं जो मैं आपको सीए फाइनल में करवाऊंगा। आप अभी तक सिर्फ स्टैट ऑडिट पढ़ रहे हो, एसए पढ़ रहे हो, फाइनल में ये सारे आएंगे। एश्योरेंस एंगेजमेंट भी आएगा, रिलेटेड सर्विस भी आएगा और आपका आपका रिव्यू भी आएगा। सारे स्टैंडर्ड फाइनल के सिलेबस में कवर्ड है। एक ऐसा स्टैंडर्ड जो सब पे लगेगा, दैट इज SQC1, जो बोलता है कि भाई कोई भी काम करो क्वालिटी का ध्यान रखना, नहीं तो टांग काट दी जाएगी। जो अभी आपको मैं आज ही करवाने वाला हूं कि क्वालिटी को ध्यान रखना, क्वालिटी के लिए पॉलिसी बना लेना, चाहे कोई भी काम करो क्वालिटी मेक श्योर होनी चाहिए। तो बेटा अब मुझे लगता नहीं वैसे इस समरी से पढ़ाना चाहिए, लेकिन फिर भी पढ़ा देते हैं एक बार। क्या कहता है देखिए, ऑडिट देखो, ऑडिट देखिए, ऑडिट क्या होता है सर? ऑडिट सर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल से रिलेट करता है। एक रीजनेबल एश्योरेंस इसके अंदर ऑब्टेन करते हैं। वो रीजनेबल एश्योरेंस कैसी होती है सर? हाई लेवल की एश्योरेंस होती है। इसमें हम मोर प्रोसीजर लगाते हैं और एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। रिव्यू की बात करूं तो बेटा रिव्यू लिख सकते हो, 3 मंथ के फाइनेंशियल का जो आप रिव्यू करते हो सर, ये भी हिस्टोरिकल से रिलेटेड है। इसमें हम लिमिटेड एश्योरेंस लेते हैं। लिमिटेड एश्योरेंस का मतलब क्या है सर? एक लो या मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस, हाई लेवल एश्योरेंस नहीं है इसमें सर। लेस प्रोसीजर लगाते हैं और लिमिटेड ही कंक्लूजन फ्रेम होगा यहाँ पे, पूरा हम नहीं बोलेंगे, ठीक है? आगे देखिए, उसके बाद कहता है इसके अलावा, इन दो के अलावा भी तीसरा हो सकता है क्या? अदर एंगेजमेंट रिलेटेड टू प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो कि किससे रिलेट करता है? फ्यूचर से। एंड मे बी रिलेट टू एश्योरेंस ऑन इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल से भी आपका एश्योरेंस लिया जा सकता है। देखो जी, फॉर प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपको क्या करना है? प्रोस्पेक्टिव मतलब फ्यूचर, यहां लिख देता हूं मैं, फ्यूचर। obtain sufficient appropriate audit evidence for management assumptions। सबसे इंपॉर्टेंट जो यहां पे कीवर्ड आता है ना, वो assumptions आता है कि आपको assumption जितनी भी मैनेजमेंट ने यूज किया ना, उसके अगेंस्ट एविडेंस लेना है, उनको इवैल्यूएट करना है। उसके बाद देखो कि फाइनेंशियल के अंदर जितनी भी assumptions है वो सारी प्रॉपरली डिस्क्लोज है या नहीं। अदर जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है डिस्क्लोजर की, वो सारी डिस्क्लोज की गई या नहीं की गई। और इसके अंदर आप ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि इट इज रिलेटेड टू
फ्यूचर। फिर सर रिपोर्ट में क्या लिखेंगे? ये देखो, ये बहुत ही फैंसी चीज है, इसको लिखो आई लव यू। इसको लिखो आई लव यू। कैसे घुमा के शॉट मारना है ये देखो। रिपोर्ट ऑन एश्योरिंग दैट, हम रिपोर्ट देंगे एश्योरेंस एंगेजमेंट में क्या? रिपोर्ट ऑन एश्योरिंग दैट नथिंग हैज कम टू प्रैक्टिशनर अटेंशन टू सजेस्ट दैट दीज अजम्पशन डू नॉट प्रोवाइड ए रीजनेबल बेसिस फॉर प्रोजेक्शन। हमारी नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं आया जिससे हमें लगे कि ये रीजनेबल नहीं है फॉर प्रोजेक्शंस। तो ये ना एक फैंसी लाइन है, इसको याद रखना। बेटा एसेस किस पे लगते हैं? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, जो कि आपके एसे 200 से आगे आप पढ़ते हो। स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट आप याद कर लेना, 2400, 3400, 4400, 2400, 3400, 4400। पहले तो ऐसे याद कर लो, ठीक है। 2400, 3400, 4400। रिव्यू एंगेजमेंट, स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट, स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विस एसआरएस। तो आप इनके दो दो एग्जांपल याद करो। 2400, 2410, 3400 को छोड़ दो, 4400, 4410। 34 में से 10 और ऐड करना है, 3420। तो नंबर आप आराम से याद कर सकते हो। आईसीआई के पेपर में आपको ये लिखना आ सकता है, तो आपको नंबर याद करने पड़ेंगे दोनों। लर्न करना पड़ेगा बच्चे। और एक हमारा SQC1 है, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल, SQC1। अब आप आ जाओ फटाफट से किताब में। लो जी, ऑडिट तो आपको पता ही है, लेकिन फिर भी एक बार अपन फटाफट से रीड कर लेते हैं। रिलेटेड सर्विस कुछ भी यार, कोई भी काम करवा लो। एक बच्चा कह रहा है रिलेटेड सर्विस कौन सी होती है? कोई भी काम करवा लो भाई, आप फिजिकल करवा लो, आप हमसे कंपाइलेशन करवा लो, फाइनेंशियल बनवा लो, लोन की वर्किंग करवा लो, कोई भी काम, कोई भी एक कंसल्टेंसी ले लो, कोई भी काम, उसको रिलेटेड सर्विस बोलेंगे, कोई भी सर्विस। ये नोट्स फैजान ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हैं, सीए इंटर ऑडिट नोट्स वाले टेलीग्राम पे, ठीक है। अब मैं आपके लिए फटाफट से रीड कर रहा हूं भाई। और रीड करूं या ना करूं ये और बताओ। रीड करूं या ना करूं जल्दी से बताओ। शुड आई रीड इट या आपको कंसेप्ट क्लियर है? अब जो चार्ट की बातें थी वही मैं यहां पे दोबारा से पढ़ सकता हूं अगर आप बोलोगे तो। सभी बच्चे कह रहे हैं सर रीडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है भाई, प्रॉमिस करो आज की क्लास के बाद खुद से रीड कर लोगे। लिखो प्रॉमिस। प्रॉमिस करो कि आज की क्लास के बाद खुद से रीड कर लोगे। प्रॉमिस चाहिए लेकिन, क्योंकि ये क्वेश्चन ये यहां से 4 से 5 नंबर का आएगा। बाकी जगह मैंने लिखा है सेल्फ रीड कर लेना, लेकिन प्रॉमिस नहीं मांगा। यहां प्रॉमिस मांगूंगा मैं आपसे। और बाद में आप चाहो तो मेरी ही नोट से कर सकते हो, ठीक है। ये ऐसे आपको आते ही हैं, ये तो ऑलरेडी ऐसे हैं। रिव्यू एंगेजमेंट मैंने बता ही दिया, समरी ऑलरेडी बना रखे, वही बात यहाँ लिखी है। जितना मेरे चार्ट में कवर है ना, उससे ज़्यादा आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। पिंकी प्रॉमिस कर दिया बच्चे ने। जितना मेरे चार्ट में कवर है ना वो 1 पेज में, उतना आपको ये पूरा रीड करने पे उतना ही कंटेंट मिलेगा, एक भी चीज़ आपको ज़्यादा नहीं मिलेगी। तो मैं आपसे प्रॉमिस ले रहा हूँ कि आप प्रॉमिस करो कि आप इसको 10 से 15 मिनट लगाकर 1 टाइम रीड कर लोगे। 1 टाइम रीड। उसके बाद क्या करना है सर? चैप्टर 1 के अंदर क्वेश्चन बैंक में लास्ट के 3 क्वेश्चन हैं, ठीक है। वो बहुत सारे बच्चों ने मेरे क्वेश्चन बैंक की वीडियो के साथ में कर लिए थे। काफ़ी बच्चों को समझ में नहीं आए थे, तो जिनको नहीं समझ आए थे वो एक बार सेल्फ रीड करके आज क्वेश्चन बैंक की वीडियो या जब आप रीड कर लो उसके बाद दे देना, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर लिमिटेड एश्योरेंस दे रहा हूं। नालायक, लवारिया पिट्टी कर दूंगा। आई नीड रीजनेबल एश्योरेंस, ठीक है। रीजनेबल भी नहीं, आई नीड एब्सोल्यूट एश्योरेंस। आई नीड एब्सोल्यूट एश्योरेंस। गाइज डू यू नीड ए ब्रेक ऑफ 5 मिनट? जल्दी बताओ एंड देन विल स्टार्ट। बेटा ऐसे 260 हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 के साथ, ठीक है। और ऐसे 320 कौन सा था वो, 450, वो भी हम करेंगे चैप्टर 3 के साथ, 320 के साथ। 299 हो गया हमारा। थ्री 320 के साथ होगा। अब इस चैप्टर से एक स्टैंडर्ड रह गया हमारा, एसए नंबर 610। ये मैं आज की क्लास में आखिरी में रखूंगा, और नहीं भी हुआ तो मैं छोड़ दूंगा इसको। किसी भी एक क्लास में हम टाइम निकाल के
ऐसे 610 को कवर करेंगे। 5 मिनट का ब्रेक ले लो जी, 5 मिनट का ब्रेक ले लो। स्क्रीन पे क्या लगाऊं ये और बताओ, अरिजीत सिंह के सॉन्ग लगाऊं या कुछ और लगाऊं? स्क्रीन पे क्या रखना है ये और बता जाओ फटाफट से, जो भी बच्चे देख रहे हैं स्क्रीन पे मैं क्या रखूं ये और बताओ। अब मैं क्या करवाऊंगा, ऐसे 220 करवाऊंगा, जिसमें से आपके एग्जाम में 5 से 7 नंबर का काम 100% आएगा, किसी का बाप नहीं रोक सकता। आपको करवाऊंगा ऐसे नंबर 210, उससे भी 2 से 3 नंबर का काम 100% आपके पेपर में आएगा, कोई नहीं रोक सकता। तो दोनों स्टैंडर्ड से मान के चलो 6 से 8 नंबर का काम आपके पेपर में आना ही आना है। साथ ही साथ मैंने बोला एंगेजमेंट स्टैंडर्ड 4 से 5 नंबर का काम आना ही आना है। तो आज का लेक्चर अपने आप में 10 नंबर आपको पेपर में देखने को मिलेगा आज के लेक्चर से। ठीक है, भजन लगा देता हूं मैं, कोई श्याम बाबा का भजन निकाल के वो लगाता हूं। आप लोग जाओ ब्रेक पे, राम राम वाला ही लगा दो, मेरे को भी बहुत बहुत प्यारा लगता है वो ना, बच्चों की आवाज़, वही लगा देता हूँ। मैं भी सुन लूँगा आपके साथ साथ, मैं भी सुनता हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैंने यहाँ पे स्पीकर लगा के जैसे ये भजन चलता है मैं भी सुनता हूँ, बड़ी शांति मिलती है। होता क्या है मैं बताता हूँ आपको, जब मैं इस क्लासरूम में आता हूँ ना, स्टूडियो में आता हूँ, तो दिमाग में बहुत चीज़ें चल रही होती हैं, जीवन में बहुत कुछ होता है, टेंशन भी होती है। जैसे आज की मैं बात बताऊँ आपको, सुबह मेरा सर क्यों दुखा, मैं बिल्कुल सही था, आपकी क्लास में आ रहा था, किसी का मेरे पास फ़ोन आया, उसने मुझे एक न्यूज़ दी, और उस न्यूज़ को सुनकर आई वॉज स्कैटर्ड और बहुत दुखी हो गया मैंने क्लास कैंसिल कर दी, दवाई लेके सो गया। तो ऐसा नहीं होता कि हर किसी के जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, आपको दिख रहा होता है कि सब अच्छा चल रहा है। हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ दिक्कतें, प्रॉब्लम्स, अपने दोस्त की लाइफ में प्रॉब्लम, किसी ना कुछ तो देखो हर किसी के जीवन में चलता है। तो जब इस क्लासरूम में आके, जब इस चेयर पे बैठता हूँ ना, भगवान की दया से इस सीट पे बैठता हूँ, सामने भगवान कृष्ण लगे हुए हैं, तो एक मन को शांत करने के लिए जब ये 3 से 4 मिनट का भजन सुनता हूँ ना मैं, वो सारी परेशानी, वो सब कुछ गायब हो जाता है और मैं पूरा अपने इस माहौल में आ जाता हूँ आप लोगों के साथ। तो आप भी जब कभी आपके दिमाग में कुछ चल रहा हो ना, कुछ इधर उधर की बात है, तो फालतू कुछ भी मत करो, एक 2 से 3 मिनट का जो भजन आपको सबसे प्यारा लगता हो, कोई भी भजन, उसको डाउनलोड करके रखो, सुनो, और उसके बाद अपने काम पे लग जाओ। कोई इधर उधर की वीडियो मत देखो, कोई मोटिवेशन मत देखो, सारे मोटिवेशन बेकार है अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो। भगवान से बढ़िया कोई मोटिवेशन हो नहीं सकता, माता पिता से बढ़िया कोई मोटिवेशन हो नहीं सकता। आप लोगों ने भी कितनी बार नोटिस किया होगा कि मेरी मम्मी का फ़ोन बार बार आता रहता है, मतलब दिन में 4-5 बार आता रहता है, आपकी क्लास में भी कई बार आता है, क्योंकि उनको पता नहीं होता मेरी क्लास कितने बजे, आज कितने बजे नहीं, वो टेलीग्राम पे तो है नहीं। आपकी क्लास जब मैंने स्टार्ट की थी ना, तब मेरी सिस्टर का फ़ोन आया था, और उसके तुरंत बाद मेरी मम्मी का फ़ोन आया था, तब मैंने फ़ोन उठा के छोड़ दिया था, तो उन्होंने सुन लिया कि भाई क्लास चल रही है, उन्होंने काट दिया। तो बस आप ना अपने परिवार से तगड़े से जुड़े रहो, और किसी चीज़ की आपको, मेरे को नहीं लगता, ज़रूरत होनी चाहिए। ये एक छोटा सा बूस्टर में मैसेज था, जनरली अपन इस तरह की बातें करते नहीं है। अब आप लो एक 4 मिनट का ब्रेक, और उसके बाद मिलेंगे हम दोबारा से लाइव। राम 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 राम, जय राम 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 राम।
भक्त हनुमान को। की जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, की जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम। राम जी से कह देना जय सिया राम। राम जी से कह देना जय सिया राम। तो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, तो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। जय सिया राम। दीनहीन के सहारे महावीर तुम हो, दीनहीन के सहारे महावीर तुम हो। अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो, अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो। अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो। हर दुखिया का हाथ तुम लेते हो थाम, हर दुखिया का हाथ तुम लेते हो थाम। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम। अपने राम जी से कह देना जय सिया राम। अपने राम जी से कह देना जय सिया राम। महाबली महाजोधा महासंत तुम हो, महाबली महायोद्धा महासंत तुम हो। लाते सूखे हुए बागों में बसंत तुम हो, लाते सूखे हुए बागों में बसंत तुम हो। लाते सूखे हुए बागों में बसंत तुम हो। तेरी धरती से आत्मा को मिलता आराम, भक्ति से आत्मा को मिलता आराम। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, कर दो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम। राम जी से कह देना जय सिया राम। अपने राम जी से कह देना जय सिया राम। चलो जी, जय श्रिया राम। मजा आ गया भजन को सुनकर, दिल आनंदित हो गया। थैंक यू जिस भी बच्चे ने सजेस्ट किया था ये भजन, मैंने सेव कर लिया है अपने पोर्टल पे। जब भी आप बोलोगे आई विल प्ले। और जब भी मैं कहीं नहीं गया, मैं बस वॉशरूम गया और अपना आ गया और वापस से भजन ही सुन रहा था आपके साथ। एक बढ़िया सा 2-3 मिनट का 4 मिनट का ब्रेक मिल गया और अब हम करते हैं हमारा चैप्टर स्टार्ट। चलो जी, आ जाओ, फटाफट से आ जाओ चैप्टर नंबर 1 पे। पहले करेंगे एक हल्का स्टैंडर्ड और फिर आज की जो चर्चा है अगर हमें खत्म करनी हुई तो हम करेंगे ऐसे 220 के साथ, जो कि सुपर इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम। 210 भी इंपॉर्टेंट है, बट 210 में डायरेक्टली 3 क्वेश्चन बनते हैं, तो अपन 3-4 क्वेश्चन देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। चैप्टर 1 मैंने क्लास के बिगिनिंग में भी बता दिया था। जो बच्चे बैकअप लिया हुआ है, जिन बच्चों को पूरा कोर्स जीडी पे मिला है, इस लेक्चर के बाद चैप्टर 1 का लेक्चर आज रात को ही आपको मिल जाएगा, कल के दिन में देख लेना। और जो स्टूडेंट बैकअप नहीं देख रहे, सिर्फ लाइव देख रहे हैं, यूट्यूब पे बेटा प्लेलिस्ट बनी हुई है सीए इंटर ऑडिट रिवीजन, उसमें चैप्टर 1 का वीडियो 2 घंटे के आसपास का होगा, वो आप देख लेना। उसमें पूरा चैप्टर कवर करवाऊंगा एक्सेप्ट ऐसे 210 और 20, तो आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से चैट सेक्शन में डिस्कस कर लेना। और साथ साथ ये भी बताइएगा बूस्टर कैसा लग रहा है, मतलब बूस्टर क्या एक्चुअल में बूस्ट कर पा रहा है आपकी प्रिपरेशन को।
और अगर आपको बढ़िया लग रहा हो तो आप अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा कि भाई बूस्टर 15 से 20 दिन में कमाल कर सकता है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ना ऐसा सोच सकते हैं भाई 15 से 20 दिन में ना ऑडिट को रिवाइज करवाना इज क्वाइट टू इम्पॉसिबल। ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैं स्टूडेंट के माइंडसेट को इतना तो देखो नहीं रीड कर पाऊंगा, लेकिन मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है कि मैं 15 से 20 दिन में बहुत बढ़िया से रिवाइज करवा सकता हूं। एक बच्चा बोल रहा है, आयुष संतोष कह रहे हैं सर मेरे पास ना ओल्ड सिलेबस की बुक है, तो कहीं से मुझे ये एंगेजमेंट स्टैंडर्ड वाला जो कंटेंट था ये मिल सकता है क्या? आयुष, मैं आपके लिए गुड न्यूज़ दे देता हूँ, जितना भी आईसीआई ने नया कंटेंट ऐड किया है ना मेरे भाई, वो पूरा पीडीएफ मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे आज से 1 साल पहले डाला हुआ है सीए इंटर ऑडिट नोट्स पे। तो आप वहाँ जाओ और आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ये आपको मैंने बता दिया, आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर दी, ठीक है। 260 यार ऋतिक आप कहाँ थे? मैं बता रहा था कि हम कब करेंगे, 260 चैप्टर 3 में करेंगे, 450 ऐसे 320 के साथ करेंगे। कहाँ होते हो जब मैं बताता हूँ? कहाँ होते हो मेरे बच्चे? लो जी, अब हम आगे चलते हैं। ऐसे नंबर 210 जिसका नाम है वीरेन भैया की क्वेरी है, सर एसआरएस एसएई में लर्न करना है क्या सर? पैराग्राफ सिर्फ आपको रीड करना है, मेरे समरी बुक को जो मेरा समरी चार्ट है उससे रीड करना है और एक बार बुक से रीड करना है। उसके बाद आपको क्वेश्चन बैंक के 3 क्वेश्चन करने हैं, कुछ भी रट्टा नहीं मारना, कुछ भी अलग से याद नहीं करना, 2 से 3 बार बस रीड कर लेना, बस एग्जाम तक बात खत्म हो जाती है, ठीक है। लो जी, और अभी तो मैं आपको होमवर्क दूंगा, टेस्ट लूंगा, उससे और आपको थोड़ा अच्छा फील होगा। ऐसे नंबर 210 बोलता है एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। अब एक काम करेंगे, सभी स्टूडेंट जो भी काम कर रहे हैं वो थोड़ा सा रुक जाएंगे। नया माइक ये रहा नया माइक ये लगा हुआ है इधर, पता नहीं तुम्हें दिखेगा नहीं दिखेगा, ये रहा, इसकी केबल आनी है, शायद आज रात को आएगी, ठीक है। ये इधर ही लगा हुआ है नया माइक। लो जी चलो जी ध्यान से सुनिएगा। ऐसे नंबर 210 एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। इसके अंदर क्या होता है, जब भी आप किसी क्लाइंट को एक्सेप्ट करते हो, देखो टेक्निकली ऐसे 220 पहले आना चाहिए, पहले अपन बेसिक कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं एक बार। ऐसे 210 से पहले आना चाहिए ऐसे 220। ऐसा क्यों? क्योंकि सर ऐसे 220 में आप बात करते हो क्लाइंट एक्सेप्टेंस की, कि क्लाइंट जब एक्सेप्ट करोगे तो आप क्या क्या देखोगे। तो ऐसे 220 जो है वो प्लानिंग की भी बात करता है, एग्जीक्यूशन की भी बात करता है, रिपोर्टिंग की भी बात करता है। वो क्योंकि तीनों लेवल पे वो क्वालिटी इंश्योर करने की बात करता है, तो प्लानिंग भी उसमें आती है। ऐसे 210 बोलता है कि जब आप क्लाइंट एक्सेप्ट कर लेते हो, जब आप ये मान लेते हो कि आप क्लाइंट के साथ रिश्ता बनाने जा रहे हो, इस एंगेजमेंट को आप एक्सेप्ट करने वाले हो, तो आप एक एग्रीमेंट बना लो ताकि आप दोनों के बीच में, दोनों मतलब आपके बीच में और क्लाइंट के बीच में किसी तरह का कोई डिस्प्यूट ना हो, किसी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, दोनों को एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता हो, तो आप उसको रिटर्न डॉक्यूमेंट में बना लो, दैट इज ऐसे 210 एग्रीमेंट। अब अपन स्टैट ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना। जब भी आप किसी क्लाइंट को एक्सेप्ट करते हो और एक एग्रीमेंट बनाते हो, तो आप मुझे बताना एक्सेप्टेंस से पहले क्या क्या प्री कंडीशन आप देखते हो, सोचकर बताइए आराम से। मतलब मैं किसी क्लाइंट को एक्सेप्ट करने की सोच रहा हूं, ऐसे 220 का पॉइंट ही मान लो यहां पे, और मैं एग्रीमेंट बनाने की सोच रहा हूं, तो एग्रीमेंट तो तब बनाऊंगा ना जब मेरी क्लाइंट सारी बातें मान लेगा, जो मेरी कंडीशंस है उनको मान लेगा, तब मैं एग्रीमेंट बनाऊंगा। तो आप मुझे बताओ कि आपकी वो क्या क्या कंडीशंस होती हैं। सर पहली कंडीशन तो यही होती है कि मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे, कि मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आप बताओ। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट को बनाने हैं, वो भी फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। फाइनेंशियल बनाने के लिए जो भी इंटरनल कंट्रोल लगाने हैं वो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कंट्रोल को डिजाइन करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, मेंटेन करेंगे। मैं इन फाइनेंशियल को रिव्यू करूंगा, ऑडिट करूंगा और उस पर अपना ओपिनियन दूंगा। तो बेसिकली प्रिपरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है। अगर वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हटते हैं तो मैं क्लाइंट नहीं एक्सेप्ट करूंगा, फिर एग्रीमेंट की बात ही नहीं आएगी। और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आपकी चैट नहीं आ रही मेरे पास। और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सर क्लाइंट ऑडिट करने के लिए मुझे जो भी डेटा चाहिए वो सब प्रोवाइड करेगा, मुझे मल्टीपल टाइम पे मल्टीपल लोगों से मीटिंग करनी होगी, मेरे साथ डिस्कशन करेगा, और मुझे कोई भी किसी भी पर्सन से मिलने का एक्सेस देगा। इन 5 पॉइंट को आप क्या बोलते हो बताओ? सर इन 5 पॉइंट को हम बोलते हैं प्री कंडीशंस ऑफ एन ऑडिट।
अगर इनमें से कोई भी एक भी कंडीशन नहीं एग्जिस्ट करती है, हम उस क्लाइंट को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे और एग्रीमेंट की तो बात ही खत्म हो जाती है। तो ये 5 प्री कंडीशन पढ़ो, फिर इस पे अपन थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे। पहले पूरा स्टैंडर्ड डिस्कस कर लो सर, पहले पूरा स्टैंडर्ड डिस्कस कर लो। ठीक है, कर लेते हैं। तो ये 5 प्री कंडीशन हो गई। अब एक बेटा एक बार कमेंट में लिखो कुछ हेलो हाय कुछ भी, मेरे पास कमेंट नहीं आ रहा है आप लोगों का। चैट वापस से ओपन करूं क्या? रिकॉर्डिंग वाले बच्चे जो भी हैं वो प्लीज़ अपना कंटेंट को स्किप कर लेंगे जो बाद में देख रहे हैं, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू सी दी लाइव चैट, तो उसके लिए मुझे वेट करना होगा। बेटा जैसे ही आप लोग मेरे को देख पाए प्लीज मेरे को बताना। जैसे ही आप लोग मुझे देख पाते हैं प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये किस बच्चे की हरकत थी मुझे ये भी जानना है। क्या किया आप लोगों ने, मेरे मुझे हैक कर लिया? चैट तो चल रही है, वीडियो नहीं जा रही है, पता नहीं क्या हो गया। ओके आप लोग 1 मिनट दो रिकॉर्डिंग वालों, आप आगे स्किप कर लेना, ठीक है? ओके सर।
हाय गाइस, एक बार प्लीज़ कंफर्म कीजिए क्या अभी आप मुझे देख पा रहे हैं। मुझे नहीं पता क्या हुआ बीच में। आप लोगों की लाइव बंद हो गई थी चलते चलते। तो प्लीज़ कंफर्म क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हैं सो दैट आई कैन स्टार्ट। जल्दी से बताइएगा प्लीज़। प्लीज़ एक बार कंफर्म कीजिए क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हैं। और जो स्टूडेंट नहीं देख पा रहे हैं उनको मैं चैट में बोलता हूँ प्लीज़ लॉग इन अगेन। जल्दी से कंफर्म कीजिए प्लीज़। नहीं, काम करते हैं, इसको भी दोबारा से करते हैं। नाउ प्लीज टेल मी। चैट वर्क कर रहा है। ओके गाइस, प्लीज कंफर्म मी कि अभी आप लोग मुझे देख पा रहे हैं क्या। ओके हो सकता है मेरा वाईफाई ब्रेक हुआ हो बीच में। दैट दिस कैन बी रीजन। विजिबल ऑडियो वीडियो कंफर्म करो। ऑडियो वीडियो कंफर्म करो फटाफट से एक बार। रिकॉर्डिंग ऑन है, रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर चालू है स्टार्टिंग से ही। आई थिंक आपका कोई वाईफाई डिस्कनेक्ट हुआ था मेरा बीच में से, शायद पता नहीं चला डिस्कशन के बीच में, तो सर्वर डिस्कनेक्ट हो गया था तो वापस से आई हैव कनेक्टेड। हेलो हेलो, अब आ रही है क्या? शुरू से बोलना होगा सब। हाँ सर शुरू से बोलो। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे एसे नंबर 210। कंफर्म करो ऑडियो वीडियो। पहले तो आप परफेक्ट बोल रहे थे, बीच में वो भी चली गई थी। किसकी नजर लगी हुई है? लो जी। सुनिएगा, ऐसे 210 हम डिस्कस कर रहे थे प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिट की एग्रीमेंट बनाने से पहले आपको मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योर करनी पड़ेगी कि मैनेजमेंट विल प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एफआरएफ एंड दे विल अप्लाई इंटरनल कंट्रोल सो दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब 30 से 40 सेकंड लगेंगे फ्लो बनने में। उसके बाद दे विल प्रोवाइड एक्सेस टू ऑडिटर ऑल द इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन और अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू पर्सन। ये सब आपको देना पड़ेगा, ठीक है जी। अब ये है प्री कंडीशन। चैट में कैसी कैसी बातें लिखते हो यार। ये है प्री कंडीशंस ऑफ एन ऑडिट। अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो मैं क्लाइंट को एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा। क्लियर है जी? बिल्कुल क्लियर है सर। और अगर मान लो आप क्लाइंट एक्सेप्ट कर लेते हो, आप क्लाइंट के पास गए, आपने कहा कि बढ़िया खाना खिलाओगे, क्लाइंट ने कहा हाँ जी खिलाएंगे। आपने कहा सारा डेटा दोगे, बिल्कुल देंगे। जिनसे मिलना है उनसे मिलवाओगे, अरे क्लाइंट कहता है जो बोलोगे वो सब करेंगे। जैसे कि कभी कोई आपको लड़की देखने वाले आएंगे, वो आपसे पूछेंगे कि आप अच्छा कमाते हो? हाँ जी बढ़िया कमाते हैं। सिगरेट पीते हो? जी नहीं पीते। दारू पीते हो? जी नहीं पीते। सारी बढ़िया बढ़िया चीजें वो स्टार्टिंग में हो गई। उसके बाद शादी हो गई, आपने एंगेजमेंट का लेटर बना दिया, एग्रीमेंट हो गया, सब कुछ हो गया। जब बाद में आप एग्जीक्यूशन स्टेज पे गए ना, तब क्लाइंट से आपने कहा जी मिलवाओ। उसने कहा किससे? आपने कहा उनसे मिलवाओ। उसने कहा जी नहीं मिलवाएंगे।
आपने कहा बट आपने तो एग्रीमेंट से पहले, शादी से पहले बोला था मिलवाओगे, अब नहीं मिलवाएंगे। आपने कंफर्मेशन भेजने के लिए बोला, क्लाइंट ने कहा नहीं भेजने देंगे। आपने कोई ऑडिट प्रोसीजर लगाना चाहा, क्लाइंट ने नहीं लगाने दिया। तो इस केस में क्या करें? जब एक्सेप्टेंस के टाइम पे तो सब एग्री हो गया था, बट ड्यूरिंग ऑडिट क्लाइंट आपके स्कोप के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, लिमिटेशन लगा रहा है। तो ऐसे केस में अब ऑलरेडी क्लाइंट एक्सेप्ट कर चुके हैं, अब ये नहीं बोलेंगे रिजेक्ट कर दो। एक बच्चे ने कहा रिजेक्ट, अरे रिजेक्ट थोड़ी ना होगा बेटा, ऑलरेडी विवाह हो चुका है, विवाह संपन्न हो चुका है, बाद में हुआ है, तो ऐसे तलाक नहीं होते। तलाक का एक अपना अलग प्रोसेस है। तो ऐसे केस में क्या होगा सर? ऐसे केस में सबसे पहले तो हम रीजन जानेंगे, रीजन क्या है, रीजन जस्टिफाइड है अनजस्टिफाइड है। अगर रीजन हमें जस्टिफाइड लगता है तो ऑडिटर क्या करेगा, अपने उसी काम को, भाई जिस अकाउंट पे, जिस अजर्शन पे वो काम कर रहा था, उसी काम को अगर वो किसी दूसरे ऑडिट प्रोसीजर से कर सकता है तो वो दूसरे ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेगा और डॉक्यूमेंट करके आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि काम तो हो ही गया। अगर आपको रीजन अनजस्टिफाइड लगता है तो आप मैनेजमेंट से डिस्कस करेंगे और दोष चार्ज विद गवर्नेंस से डिस्कस करेंगे। अगर उसके बाद भी मैनेजमेंट दोष चार्ज विद गवर्नेंस नहीं मानती है आपको डॉक्यूमेंट्स देने के लिए, तो आप देखेंगे कि क्या लीगल रेमेडीज आपके पास अवेलेबल है। अगर आपको लगता है जो एरिया आप नहीं कर पा रहे हो उसका इंपैक्ट बाकी सब एरियाज पे बहुत ज्यादा है, तो आप यहां पे डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे सकते हो, नंबर 1। अगर आपको लगता है भैया फ्रॉड रिस्क है, यू डोंट वांट टू कंटिन्यू विद दैट क्लाइंट, तो ऐसे ही नहीं छोड़ के जा सकते, ऐसे ही तलाक नहीं होगा। आपको लॉ एंड रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट को स्टडी करना पड़ेगा। अगर वहां अलाउड है तो फिर आप विड्रॉ के बारे में सोच सकते हो, लेकिन उस केस में भी आपको मैनेजमेंट को वापस से इन्फॉर्म करना पड़ेगा अबाउट योर विड्रॉल, और जिन्होंने आपका अपॉइंटमेंट किया था मेंबर्स को यह भी देखना पड़ेगा कि उनको भी इन्फॉर्म करने की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। ये तो हो गई प्री कंडीशन और उसके लिंकेज वाले क्वेश्चन की बात। लेकिन अभी अपन अच्छा बात करेंगे सर, अभी गंदी गंदी बातें मत करो आप, ठीक है जी। मैनेजमेंट ने प्री कंडीशन की बात कर ली, प्री कंडीशन एग्जिस्ट होती है, आपने एग्रीमेंट बना लिया, एग्रीमेंट ऑडिटर बनाता है और उसकी एक कॉपी क्लाइंट को देके साइन करवा के अपना वापस ले लेता है। दोनों के पास एक एक कॉपी रहती है एग्रीमेंट की, ठीक है, यहां तक बिल्कुल ठीक है। अब आप मुझे बताओ उस एग्रीमेंट के अंदर क्या क्या लिखूं मैं? भाई आप ऑडिटर हो, आप मुझे ये बताओ जो लेटर आप बनाओगे आप उसमें क्या लिखोगे? प्रिय श्रीमान जी, उसकी कंपनी का नाम, क्या क्या लिखोगे जरा बताओ, जल्दी बताओ क्या क्या लिखोगे, जल्दी बताओ क्या क्या लिखोगे। अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस की बातें हो गई, अब आप एग्रीमेंट बना रहे हो। हाँ, निकिता ने सही जवाब दिया है सर, उसमें ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ आएगा ऑडिट का। ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, हमारा क्या स्कोप है वो लिखेंगे। उसके बाद सर उसमें मैनेजमेंट की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी जाएगी, ऑडिटर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी जाएगी। ये क्या चल रहा है भाई, आप सिंगल हो, ये क्या मतलब क्या भाई? नंबर बाद में देना, फिलहाल पढ़ाई की बातें कर लो, ठीक है, ये तुम बाद में करना जो भी कर रहे हो। तो उसमें आप क्या करोगे, ऑब्जेक्टिव स्कोप लिखोगे, साथ ही साथ दोनों एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखेंगे। भाई मैं हाथ जोड़ रहा हूं, ये बाद में कर लेना तुम जो भी कर रहे हो, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो ऑडिट एंगेजमेंट के अंदर क्या क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट आएगा, स्कोप आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस एफआरएफ के हिसाब से बनेंगे वो भी आएंगे, और ऑडिटर ये भी बताएगा कि एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट क्या रहेगा हमारी रिपोर्ट का। सर हमारी रिपोर्ट का हम फॉर्म एंड कंटेंट बिगिनिंग में ही दे दें? मैंने कहा एक्सपेक्टेड, अगर सब कुछ सही रहता है तो किस तरह की रिपोर्ट बनेगी वो बता देना। अगर आपको कुछ भी मिलता है तो वो चेंज हो सकती है, वो हम क्लैरिफाई कर देंगे। तो एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट आप दे सकते हो। उस एग्रीमेंट के अंदर सारी चीजें कवर करोगे। अगर कोई चीज ऑलरेडी पब्लिक है क्लाइंट के द्वारा और लॉ एंड रेगुलेशन, भाई प्लीज आप सिर्फ कंटेंट की बात कर लो अभी 2-4 मिनट, सिर्फ 2-4 मिनट कंटेंट की बात कर लो, उसके बाद आप जो करना चाहो वो करते रहना। अगर कोई चीज क्लाइंट के द्वारा पब्लिक है, लॉ एंड रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट है और क्लाइंट पे वो लगती है, क्लाइंट एक्नॉलेज करता है, उन सब चीजों को आप अपनी एग्रीमेंट में ना भी इंक्लूड करोगे तो चलेगा। तो ये थी बेसिक बातें। अब हम यहां से पढ़ेंगे, देखो जी एंगेजमेंट क्या है हम ऑलरेडी पढ़कर आ गए हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर, क्या ऑब्जेक्टिव है जल्दी जल्दी पढ़ लो, आसान स्टैंडर्ड है, 3-4 क्वेश्चन मार्क करवा दूंगा। The objective of auditor is to accept or continue an audit engagement only when the basis upon which it is to be performed has been agreed.
जिस बेस पे अपने को परफॉर्म करना है वो दोनों के बीच में एग्री हो जाना चाहिए। क्या चीज? एस्टैब्लिश वेदर द प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिट आर प्रेजेंट एंड कंफर्म दैट देयर इज ए कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द ऑडिटर एंड मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस ऑन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। तो बेटा ऑब्जेक्टिव क्या है 210 का? प्री कंडीशन एग्जिस्ट करती है और दोनों के बीच में क्या है? कॉमन अंडरस्टैंडिंग है। बेटा ये स्टैंडर्ड कवर कर लो, मैं छुट्टी कर दूंगा। आप जो भी बोल रहे हो कि वॉइस ब्रेक हो रहा है, कम आ रहा है, बस ये स्टैंडर्ड किसी तरह से मैनेज कर लो। आई विल गिव यू ऑफ देन फॉर द डे। कल सुबह फिर क्लास लेंगे, मेरी फ्लाइट कल 12-1 बजे के आसपास है, तो मैं सुबह 6 बजे फिर क्लास लेके 220 खत्म करूंगा। पढ़ो जी। प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिट, क्या क्या प्री कंडीशन है ये ऑलरेडी आप डिटरमाइन कर चुके हो कि फाइनेंशियल जो बनेंगे वो एज पर FRF बनेंगे। आपने एग्रीमेंट ऑब्टेन करना है मैनेजमेंट से फॉर इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। किस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर FRF, exercising necessary internal control to enable the preparation of FS that are free from the material misstatement, to provide auditor with access to all relevant information, additional information, unrestricted access। ये आप क्वेश्चन नंबर 1 मार्क कर सकते हो। ये आपके एग्जाम का पहला क्वेश्चन है, प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिट। ठीक है जी। अगला देखो, What happen if precondition for an audit are not present? सर इस केस में हम क्लाइंट को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे और ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुके हैं, तो हमें डिस्कस करके विड्रॉ करना पड़ेगा या मैनेजमेंट दोष चार्ज विद गवर्नेंस के साथ डिस्कस करना पड़ेगा। देखिए, if the precondition for an audit are not present, the auditor shall discuss the matter with management and unless required by law or regulation to do so, the auditor shall not accept the proposed audit engagement. If the auditor has determined that the financial reporting framework to be applied in the preparation of financial reporting financial statement is unacceptable, ऊपर वाले पॉइंट को आप उल्टा करके लिख दो, हो गया। आपको अलग से इसको रीड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। If the agreement of management is not obtained on matter relating to understanding of responsibility of management, अगर मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ना माने तो भी आप इग्नोर कर देंगे। तो देखो, क्या इसका आंसर खुद से लिख सकते हो? अगर किसी स्टूडेंट ने प्री कंडीशन याद कर रखी है और पेपर में क्वेश्चन आता है कि बताओ प्री कंडीशन एक्सेप्ट नहीं अवेलेबल होगी तो आप क्या करोगे, तो उस केस में हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कब कब आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो प्री कंडीशन को ही उल्टा करके लिख दो कि प्री कंडीशन अवेलेबल नहीं होगी तो हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो इसको आप सिर्फ रीडिंग वाली कैटेगरी में रखेंगे, मैं क्वेश्चन नहीं बनवा रहा हूं। ठीक है। लो जी, लो जी, लिमिटेशन ऑन स्कोप प्रायर टू ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस। बेटा आप क्लाइंट एक्सेप्ट करने से पहले ही मैनेजमेंट आपके ऊपर एक्सेप्टेंस लगा रहा है, तो क्या आप क्लाइंट एक्सेप्ट करोगे? सर नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। If management or those charged with governance impose a limitation on scope of auditor work in the terms of proposed audit engagement such that the auditor believe that the limitation will result in the auditor disclaiming an opinion, मेरे को पहले ही पता चल रहा है कि इस तरह की लिमिटेशन से मैं या तो ऑडिट रिपोर्ट डिस्क्लेम करूंगा। The auditor shall not accept a limited engagement as an audit engagement unless required by law or regulation। ये भी जनरल बात थी बेटा, इसको भी सिर्फ आप रीड करेंगे, इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। अदर फैक्टर्स दैट अफेक्ट ऑडिट एंगेजमेंट, बाकी फैक्टर क्या रहेंगे? ऊपर वाले फैक्टर है, इसको मैं रिमूव कर रहा हूं। आपके प्री कंडीशन से ही निकाल के दिए कि फाइनेंशियल यदि ना बने हो एज पर FRF और मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से एग्री ना कर रही हो, तो ऊपर वाली ही बात है। तो आप इसको ये क्या क्या चल क्या रहा है? नो यस, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। आप प्लीज चैट मत करो क्योंकि मैं अभी चैट नहीं देख रहा हूं। अगला क्वेश्चन ये आता है, एग्रीमेंट आपको जो बनाना है एंगेजमेंट टर्म्स का, तो क्या कहता है? द ऑडिटर शैल एग्री द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट विद मैनेजमेंट और दोस चार्ज विद गवर्नेंस एज एप्रोप्रिएट। द ऑडिट एंगेजमेंट लेटर इज सेंट बाय ऑडिटर टू क्लाइंट, ये MCQ के लिए देख लेना बस। द एग्रीड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट शैल बी रिकॉर्डेड इन एन एंगेजमेंट लेटर और अदर सुटेबल फॉर्म ऑफ रिटर्न एग्रीमेंट एंड शैल इंक्लूड। ये है बेटा आपका दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 जो आपको लर्न करना है। पहला क्वेश्चन कौन सा था सर? प्री कंडीशन। दूसरा मैंने आपको ये बताया है। ये वैसे ऑटोमेटिक आपका कवर हो जाएगा। एग्रीमेंट के अंदर क्या क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव स्कोप, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट ऑडिटर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ FRF और आपका एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ये पॉइंट आपको क्वेश्चन नंबर 2 है, याद करना है। इंपॉर्टेंट मार्क नहीं किए मैंने दोनों ही क्वेश्चन। आगे चलो जी। अब ये क्वेश्चन आता है कि जब आप किसी भी क्लाइंट को एक्सेप्ट करते हो तो आप मुझे बताओ कंपनीज एक्ट के हिसाब से कितने साल के लिए आप क्लाइंट एक्सेप्ट करते हो? अच्छा सर आप ही का आंसर दे रहे हैं। अच्छा बेटा मैं अभी आंसर नहीं देख रहा, अब देख रहा हूं आपकी चैट पे। जब मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूं ना तब मैं आपकी चैट पे देखता हूं। अब आप मुझे बताओ कि आप एक क्लाइंट को 5 ईयर के लिए एक्सेप्ट करते हैं, तो इसका मतलब जो एग्रीमेंट बनेगा वो कितने साल का बनेगा? सर 5 साल का बनेगा। इस पे आती है आपकी केस स्टडी भर भर कर, इस पे आती है केस स्टडी जबरदस्त तरीके से।
तो आप मुझे बताइए कि एग्रीमेंट जो बना वो मेरा 5 ईयर का बन गया, लेकिन क्या कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है जब आपको ये लगे कि यार मुझे ना इस एग्रीमेंट को चेंज कर लेना चाहिए, या इस एग्रीमेंट को रिवाइज करवा देना चाहिए, या इस एग्रीमेंट की टर्म्स को रिमाइंड करवा देना चाहिए? सर रिमाइंड क्यों करूंगा मैं? अच्छा एक बात बताओ, रिमाइंड क्यों करेंगे हम? रिवाइज तो समझ आता है, हम मैनेजमेंट को वो टर्म्स रिमाइंड क्यों करवाएंगे? कोई बता सकता है? बेटा मैं पानी पीता रहता हूं बीच में, अभी ब्रेक दिया था, दोबारा से क्लास बंद हुई थी, पानी पी लिया था मैंने। आप भी प्लीज पानी जरूर पीते रहें। मैनेजमेंट भूल गई होगी? नहीं सर, मैनेजमेंट चेंज हो गई होगी। मैनेजमेंट, एक बच्चा कह रहा है मैनेजमेंट भूल गई होगी। फनी हो भाई तुम। कह रहे मैनेजमेंट भूल गई होगी, बहुत ही बढ़िया। तो सर एग्रीमेंट हम रिवाइज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बिजनेस में चेंज हो गया हो, टर्म्स में चेंज हो गया हो, स्कोप में चेंज हो गया हो, ठीक है, मैनेजमेंट चेंज हो गई हो। तो ये आंसर, ये क्वेश्चन बेटा मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, अभी आएगा हेडिंग, वो बता देता हूं, देखिएगा। In case the recurring audit, the auditor shall assess whether the circumstance require revision in terms of audit engagement and whether there is a need to remind the entity of the existing terms of audit engagement. The auditor may decide not to send a new engagement letter or other written agreement each period. However, the following factor may make it appropriate to revise the terms of audit engagement or remind the entity of existing terms. Kab? Any indication that the entity misunderstands the objective and scope of audit, any revise or special terms of audit engagement, a recent change in senior management, change in ownership, change in nature or size of the entity. ये मेरे हिसाब से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केस स्टडी बनेगी भर भर के, आपको साफ साफ पता चल जाएगा एग्रीमेंट की टर्म्स को अपडेट करने की बात हो रही है। इसका मैंने क्लासरूम में एक चार्ट बनवाया था, अगर किसी के पास हो तो रेफर चार्ट, अगर है तो, नहीं तो मैं आपको बता देता हूं कैसे बनेगा फटाफट से। अब आता है, ये आप ना इसको रीड मत करना, एक चार्ट बनवाया था मैंने, आप जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको पता होगा, प्लीज़ फोटो खींच के टेलीग्राम वगैरह पे डाल देना यार, या फिर मैं अभी आपको बनवा देता हूँ फटाफट से कैसे बनेगा। इसने आपने रेफर चार्ट को रेफर करके, समरी को रेफर करके वहां से करना है, ठीक है। ये कहता है, और ये मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट भी है, बट याद नहीं करना, रीड करना है, मतलब इसकी नॉलेज होना जरूरी है, ये चीज आप ध्यान रखना। ये क्वेश्चन नंबर 3 था आपका, मैंने मार्क किया नहीं सर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 क्वेश्चन हो गए। एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए। एक्सेप्टेंस ऑफ ए चेंज इन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, मतलब क्लाइंट आपके पास आता है और बोलता है यार कुछ हमें टर्म्स के अंदर चेंज करना है, क्या उन टर्म्स को आप एक्सेप्ट करोगे? सर दोनों सिचुएशन हो सकती है, हो सकता है मैं एक्सेप्ट करूं या हो सकता है मैं एक्सेप्ट ना करूं। तो ये पहले जनरल तरीके से सुन लो, जनरल तरीके से सुन लो। जब भी क्लाइंट आपके पास आएगा, आपने ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया, आप क्लाइंट को बोलते हो कि भाई हम आपको डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देंगे या हम आपको एडवर्स ओपिनियन देंगे। क्लाइंट समझ गया भाई ये बंदा सही नहीं है, ये तो जो रिपोर्ट बना के जाएगा वो बेकार रिपोर्ट बना के जाएगा जो किसी काम की नहीं होगी हमारे पास। अब मुझे बताओ ऐसे केस में क्लाइंट क्या कर सकता है? आपके साथ एग्रीमेंट हो चुका, कहीं ना कहीं आपको पैसे भी जा चुके, ऑडिटर को पैसे भी जा चुके, और क्लाइंट वो रिपोर्ट भी नहीं लेना चाह रहा, डिस्क्लेमर वाली रिपोर्ट भी नहीं लेना चाह रहा, एडवर्स वाली रिपोर्ट भी नहीं लेना चाह रहा। तो ऐसे केस में क्लाइंट क्या करे ये बताओ। सर ऐसे केस में क्लाइंट ये तो नहीं कहेगा उठ के जाओ, हाँ या ना, ये भी नहीं कहेगा मैं तुम्हें निकाल रहा हूं, क्योंकि कंपनीज एक्ट में आप ऑडिटर को रिमूव नहीं कर सकते, आपको पता है। तो ऐसे केस में ना क्लाइंट एक ना, जस्टिफिकेशन छोड़ो, पहले बता रहा हूं होता क्या है। ऐसे केस में क्लाइंट क्या करता है, ऑडिटर से रिक्वेस्ट करता है। प्रैक्टिकल, पहले रियल लाइफ की बात करते हैं, फिर कंटेंट की बात कर लेंगे। कि मान लो निकिता जी आप तो देखो एडवर्स ओपिनियन ही दोगे, बट हम ये ओपिनियन चाहते नहीं, हम आपको ये बोल नहीं रहे कि आप गलत काम करो, वो हम किसी और से करवा लेंगे। हम आपको पैसे भी दे चुके हैं, एग्रीमेंट भी हो चुका है, हम आपको निकाल भी नहीं सकते। तो एक काम करो, आप ना ये एग्रीमेंट हमारी टर्म्स चेंज कर लो। मतलब मान लो कोई प्राइवेट कंपनी है जिसमें मेंबर्स का रोल नहीं है अपॉइंटमेंट के टाइम पे, थोड़ी एजम्पशन अपने को भी लेनी पड़ेगी, पब्लिक कंपनी के केस में तो लग जाएगी। तो वो कहता है कि आप मान लो कि आप ना, हमने आपको स्टैट ऑडिटर अपॉइंट ही नहीं किया, हमने आपको रिव्यू के लिए या प्रोस्पेक्टिव के लिए या एग्रीड अपन प्रोसीजर फाइनेंशियल बनाने के लिए बुलाया था। मान लो आप अपने एग्रीमेंट को बदल लो यार,
और जितने पैसे हमने आपको दिए सारे रख लो, हमें नहीं चाहिए, हमें ऑडिट रिपोर्ट भी नहीं चाहिए, हमें ऑडिट रिपोर्ट नहीं चाहिए मेरी माई, हम किसी दूसरे ऑडिटर को ले आएंगे, वो हमारा दोबारा ऑडिट कर लेगा। तू आई, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तू पैसे ले और एक रिपोर्ट बना, किसी भी चीज की बना, हमें फर्क नहीं पड़ता, बट ये ऑडिट तो नहीं। एक सिचुएशन ये हो सकती है ना। और अब बताओ, जो सामने वाली बंदी है वो ये बोल सकती है ठीक है भाई तुम्हें गलत काम करना है करते रहो, मैं तो नहीं बनाऊंगी गलत रिपोर्ट, जिससे बनवानी है बनवाओ, मैं तुम्हें रिव्यू एंगेजमेंट की या किसी कंपाइलेशन की रिपोर्ट बना के दे देती हूँ, जितना पैसा है वो सारा मैं लूंगी, लेकिन ओके। तो वो क्या करेगी, अपनी एक रिपोर्ट बनाएगी। मैंने क्लाइंट की बात मान ली कि मैं आपका जो आपने मुझसे चेंज करने की बात की है मैं उसे एक्सेप्ट कर रही हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं एग्रीमेंट टर्म्स पूरा क्लाइंट ही चेंज कर रही हूं। अब आप मुझे बताओ, जो मैंने पहले काम किया वो हो सकता है मेरे नए वाले काम के लिए, नए एंगेजमेंट के लिए रेलेवेंट हो सकता है। तो जब मैं नई वाली रिपोर्ट बनाऊंगा तो क्या उस रिपोर्ट में मैं लिखूं कि मैं पहले ऑडिट करने आई थी और उसके बाद क्लाइंट ने मेरे को बोला नहीं नहीं बहन ऑडिट नहीं करना, रिव्यू करना है, तो क्या मैं पुराने एंगेजमेंट की डिटेल नई रिपोर्ट में दूं? कैसी बातें कर रहे हो सर, फिर तो जो भी यूजर है वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो मत दो, अपने को कोई भी रेफरेंस देने की रिक्वायरमेंट नहीं है पुराने वाले काम की। ये तो हो गया एक केस। दूसरा केस, अब ऑडिट की ही बात करेंगे। ये तो मैंने एंगेजमेंट ही चेंज कर दिया था, अब ऑडिट की ही बात करेंगे। क्लाइंट आपके पास आया, बोला भाई रिया जैन, रिया भाई नहीं बहन रिया जैन, प्लीज ये कंफर्मेशन मत भेजो, सब कुछ कर लो, ये फिजिकल मत करो। रिया कहती है कैसे ना करो, इसके बिना तो बात ही नहीं बनेगी, हम तो जरूर करेंगे क्योंकि एग्जिस्टेंस इसी से पता चलेगा। तो मतलब क्लाइंट आपके पास आया और एक रिक्वेस्ट कर रहा है कि एक ऑडिट प्रोसीजर मत लगाओ। तो ऐसे केस में हम जस्टिफिकेशन देखेंगे, जस्टिफाइड है या नहीं, क्या मैं अदर ऑडिट प्रोसीजर लगा सकता हूं। अगर जस्टिफाइड है तो डॉक्यूमेंट करेंगे, अदर ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। जस्टिफाइड नहीं है तो वापस से वही सब भाई डिस्कस करेंगे, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से, ऑडिट रिपोर्ट पे इंपैक्ट देखेंगे, विड्रॉल देखेंगे। अब आप इसको सेल्फ रीड करना, या करवा दूं एक बार रीड? सर ये मैं करवा देता हूं, एक बार मैं करवा देता हूं रीड। ये देखो जी, रिक्वेस्ट फ्रॉम द एंटिटी टू चेंज द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट व्हेन रीजनेबल जस्टिफिकेशन एग्जिस्ट। पढ़ो आराम से, एक बार रीड करना है। A request from the entity for the auditor to change the terms of audit engagement may result from changes in circumstance affecting the need for service. Circumstance change हो गई भाई, हमारी need change हो गई, अब हमें ये वाली सर्विस नहीं चाहिए, दूसरी दो। A misunderstanding as to the nature of an audit as originally requested or a restriction on the scope, भैया मिसअंडरस्टैंडिंग है या स्कोप पे रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट वेदर इम्पोज बाय मैनेजमेंट और कोज बाय अदर सर्कमस्टांस। दूसरा, ऑडिटर कंसिडर द जस्टिफिकेशन गिवन फॉर द रिक्वेस्ट, जस्टिफिकेशन देखना है, particularly the implication of a restriction on the scope of the audit engagement. A change may not to be considered reasonable if it is appear that change relate to information that is incorrect, incomplete or otherwise unsatisfactory. गलत डेटा के बेस पे, इनकम्प्लीट चीजों के बेस पे आप satisfactory नहीं बोलोगे। An example might be where the auditor is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence regarding receivables and the entity asks for the audit engagement to be changed to a review engagement to avoid a qualification opinion or disclaimer of opinion। ये वही एग्जाम्पल है जो मैंने आपको दिया है। उसने कहा जी ये काम मत करो, मैंने कहा नहीं करेंगे, उसने कहा ठीक है फिर एक काम करो, ऑडिट ही मत करो, रिव्यू कर लो, हम ये ओपिनियन नहीं लेंगे, हम किसी और से करवा लेंगे। तो सेम एग्जाम्पल है। तो आपने जस्टिफिकेशन देखना है। अब ये क्या कहता है देखिए, दो सिचुएशन होगी, सिचुएशन ए और सिचुएशन बी। ये पॉइंट ना थोड़ा इस तरह से कर लो आप। What should auditor consider before agreeing to change the audit engagement to the engagement providing a lower level of assurance? Auditor acceptance कर रहा है, एक ऐसे engagement पे shift कर रहा है जो lower level of assurance देगा। Example review पे shift कर रहा है। तो क्या कहता है देखिए, if prior to completing the audit engagement, the auditor is requested to change the audit engagement to an engagement that convey a lower level of assurance, आप यहाँ लिख सकते हो example review. The auditor shall determine whether there is a reasonable justification for doing so. Justification है या नहीं. Before agreeing to the change in audit engagement to a review or related service, an auditor who was engaged to perform, जिस काम के लिए आए थे, an audit in accordance with SA, may also need to assess any legal or contractual implication of the change. तो मेरे को भी देखना पड़ेगा मेरी legal requirement क्या है, क्या मैं ऐसा legally कर भी सकता हूँ या नहीं। ये बहुत अच्छा पॉइंट था। उसके बाद अब दो चीजें हो सकती है, या तो मैं एक्सेप्ट करूंगा या नहीं करूंगा। If the auditor conclude that there is a reasonable justification to change the engagement to a review or related service,
द ऑडिट वर्क परफॉर्म, जो मैं काम ऑलरेडी कर चुका हूं, टू द डेट ऑफ चेंज मे बी रेलेवेंट टू द चेंज एंगेजमेंट, हो सकता है नए वाले काम के लिए भी वो रेलेवेंट हो। इन ऑर्डर टू अवॉइड कंफ्यूजन टू द रीडर, जो यूजर है उसकी कंफ्यूजन हटाने के लिए, द रिपोर्ट ऑन द रिलेटेड सर्विस वुड नॉट इंक्लूड रेफरेंस टू, आप पुराने वाले की बात मत करना, टू द ओरिजिनल ऑडिट एंगेजमेंट और एनी प्रोसीजर दैट मे हैव बी परफॉर्म इन द ओरिजिनल ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट वेयर द ऑडिट एंगेजमेंट इज चेंज टू ए एंगेजमेंट टू अंडरटेक एग्रीड अपन प्रोसीजर एंड दस रेफरेंस टू द प्रोसीजर परफॉर्म इज ए नॉर्मल पार्ट ऑफ द रिपोर्ट। मतलब हमने कोई एग्रीड अपन प्रोसीजर, कोई क्लाइंट अपने लिए काम करवा रहा है, उसमें हम वो इंक्लूड कर सकते हैं, नॉर्मल पार्ट है, क्लाइंट के लिए ही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जनरली आप इंक्लूड नहीं करेंगे, ना ही तो ओरिजिनल एंगेजमेंट के बारे में, ना ही उसमें जो काम किया है उसको रेफर करेंगे आप वहां पे, ठीक है। इफ द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट आर चेंज, तो ऑडिटर क्या करेगा, एक नया एग्रीमेंट बना लेगा और उनको रिकॉर्ड कर लेगा और उसके हिसाब से अपना आगे बढ़ जाएगा। ये हो गई जनरल बात। दूसरी सिचुएशन क्या थी, recourse available to the auditor if situation of non agreement to a change in terms of audit engagement, मैनेजमेंट दिया लेकिन मैं नहीं करना चाह रहा, मैं एग्री नहीं करना चाह रहा क्लाइंट के साथ, एंड लैक ऑफ परमिशन, और मैनेजमेंट हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही, फ्रॉम मैनेजमेंट टू कंटिन्यू दी ओरिजिनल एंगेजमेंट, मैनेजमेंट ने मुझे कहा चेंज करो, मैंने कहा नहीं करूंगा, तो उसने कहा आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें। अब भाई पूछ रहा है एग्रीड अपॉन प्रोसीजर मीनिंग, चैप्टर 9 में अभी अभी समझा के लाया हूं, चैप्टर 9 में अभी अभी समझा कर लाया हूं मेरे भाई। आपसे कंपाइलेशन करवा रहे हैं, आपसे फिजिकल करवा रहे हैं, आपसे लोन की वर्किंग करवा रहे हैं, आपसे कंसल्टेशन करवा रहे हैं, ये सारे एग्रीड अपन प्रोसीजर के क्लाइंट हैं। लो जी, इफ द ऑडिटर इज अनेबल टू एग्री टू ए चेंज ऑन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, आप एग्री नहीं कर रहे, एंड इज नॉट परमिटेड बाय द मैनेजमेंट टू कंटिन्यू द ओरिजिनल ऑडिट एंगेजमेंट, ऑडिटर क्या करेगा, विड्रॉ करेगा, लेकिन लॉ एंड रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट देखकर डिटरमाइन करेगा क्या कोई ओब्लिगेशन है आइदर कॉन्ट्रैक्चुअल और अदरवाइज टू रिपोर्ट टू द सर्कमस्टांस टू अदर पार्टी सच एज दोज चार्ज विद गवर्नेंस, ओनर्स और रेगुलेटर, क्या उनको बताने की जरूरत है या नहीं। तो ये आप रीड जरूर करके जाना। वैसे ये पूरा जनरल नॉलेज है, मैं आपको बता दूं, ये पूरा कंसेप्ट आपका जीके है। अगर आपको थोड़ी भी ऑडिट की नॉलेज है तो आप खुद से इसको एस्टिमेट कर सकते हैं कि क्लाइंट आया आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि ये काम मत करो, तो आप क्या करोगे। हम जस्टिफिकेशन देखेंगे इस काम को दूसरे तरीके से कर सकते हैं क्या, अगर हाँ तो कर लेंगे, ऑब्टेन कर लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, नहीं तो मैनेजमेंट को बोलेंगे कि भैया हमें करने दो ये काम, अदरवाइज हम दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से डिस्कस करेंगे, उसके बाद भी नहीं अलाउ करते हैं विड्रॉ करेंगे, लॉ एंड रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट देखेंगे। एग्रीमेंट ही आप एंगेजमेंट ही चेंज कर देते हो तो फिर आप पढ़ लेना, एंगेजमेंट अगर आप चेंज करते हो तो पुराने काम को आपको रेफर नहीं करना है। मैंने इसका टेबुलर फॉर्म में ना एक चार्ट बनवाया था क्लास में, कोई भी स्टूडेंट प्लीज़ उसे शेयर कर देना ताकि बाकी बच्चे जो हमारे नहीं है स्टूडेंट वो टेलीग्राम पे उसको रेफर कर लेंगे। ये था ऐसे नंबर 210। मैंने सोचा था मैं आज आपको ऐसे 220 भी करवाऊंगा, बट कंसीडरिंग दी माहौल ऑफ क्लास, जैसे हमारा इंटरप्शन हुआ है, मेरा भी मूड खत्म हो गया फ्रेंकली स्पीकिंग, तो अब हम जो है कल की क्लास का मैं डाउटफुल रहूंगा, मैं एश्योरिटी नहीं दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा सुबह। मेरी फ्लाइट शायद 12-1 बजे के आसपास है, और मैं ले पाया तो जरूर आपको बताऊंगा, नहीं ले पाया तो अब हम कब मिलेंगे। तो मैं चैप्टर 1 की वीडियो इसके बाद ऐड कर रहा हूँ, चैप्टर 1 की वीडियो इसके बाद ऐड कर रहा हूँ। हम मिलेंगे 12 को और मैं 13 को नहीं हूँ दिल्ली में, तो 14th ऑफ दिसंबर को हम लोग वापस से मिल रहे हैं। 14th ऑफ दिसंबर, ठीक है, को हम वापस मिल रहे हैं, ध्यान रखना। सेम टाइम रहेगा सुबह 9 बजे, सुबह 9 बजे 14th ऑफ दिसंबर को हम लोग वापस मिलेंगे। ओ सॉरी 13th को तो मैं सुबह मेरी फ्लाइट है, एक सेकंड रुको भाई, 13 की रात को मैं आऊँगा 2-3 बजे शायद दिल्ली, तो 14th को हम सुबह नहीं मिल पाएंगे। 14th को शायद हम इवनिंग में मिलेंगे, जैसा भी होगा मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। सबसे पहले हम करेंगे 220 और उसके साथ में देख लूँगा मुझे क्या करवाना है। 15th से देखा जाए तो हम नया चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। 14 में मैं नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करवाऊंगा, 220 करेंगे, और 220 के साथ या तो ऐसे 610 कर लेंगे, कोई एक आध स्टैंडर्ड और करवा दूंगा। 15th ऑफ दिसंबर से हम लोग हमारे चैप्टर नंबर 3, 4, 5 को स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय गाइस, टेक केयर, कीप एंजॉयिंग ऑडिट विद कपिल। जय हिंद दोस्तों, बढ़िया से पढ़ाई करते रहिएगा। 2 दिन का समय मिला है, जितना मैंने करवाया है उसको रिवाइज कर लो, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं उनकी राइटिंग प्रैक्टिस कर लो, और क्वेश्चन बैंक की वीडियो अगर पेंडिंग है वो देख लो। अगर समय अवेलेबल है, सिंगल ग्रुप है, तो केस बेस एमसीक्यूज की तकरीबन 7 to 8 वीडियोज़ है, 40 मिनट ईच,
प्लेलिस्ट में एडिड है, वो देख लो। और भी समय अवेलेबल है, चैप्टर वाइज एमसीक्यू की वीडियो है, 7 वीडियोज़ है आईसीआई के पोर्टल एमसीक्यू की, वो देख लो। बहुत सारा काम है, अगर जो पेंडिंग है वो कर लो, हो चुका है तो बस रिवाइज करो, आगे बढ़ो, दूसरे सब्जेक्ट पे टाइम लगा लो। बाय, टेक केयर।